तो कैसे हैं आप लोग? मजे में ही होंगे। अगर नहीं तो इस स्टोरी को देख आपका मूड भी मजे में आ जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टरपीस को शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि पूरी दुनिया में आसमान से अचानक रहस्यमयी ऑल्टर्स उतरने लगे। जब बाकी सारी दुनिया अपनी सबसे कीमती चीजें उन ऑल्टर्स पर चढ़ा रही थी, सिर्फ एक व्हाइट लाइट रिवॉर्ड की भीख मांगते हुए, तब मैंने एक सिंगल स्पाइसी स्नैक्स का पैकेट उस ऑल्टर पर उछाल दिया। मेरे आसपास खड़ी भीड़ें मुझे घूर कर हंसने लगी और ताने मारने लगी। कैसा भिखारी लूजर है जो अटेंशन के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन तभी उस ऑल्टर से हाईएस्ट टियर की एक भयानक रेड बीम फूट पड़ी और उस लाइट के बीच से एक मिथिक ग्रेड आइटम बाहर आया जो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी एक यूनिक ग्रेड एबिलिटी अवेकन हो चुकी थी, आई ऑन ऑफ ट्रुथ। ये एबिलिटी मुझे हर ऑल्टर के कोऑर्डिनेट्स और उसकी एग्जैक्ट डिमांड बता सकती थी। जब तक मैं ऑल्टर को बिल्कुल वही देता हूं जो उसे चाहिए, मुझे हमेशा सबसे बड़ा रिवॉर्ड ही मिलेगा। लेकिन इस सब से बस कुछ घंटे पहले की बात है। मैं कोई हीरो नहीं बल्कि बस एक आम कॉर्पोरेट स्लेव था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे पाई पाई के लिए निचोड़ लिया था। उसने वही ब्रांड न्यू डियोर बैग लिया जो मैंने उसे अपनी पसीने की कमाई से दिलाया था और मुझे छोड़कर एक चमचमाती नई मेबच कार में जाकर बैठ गई। सड़क पर चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मेरे ऊपर गिरने वाला है। और सच कहूं तो आसमान सच में फट पद्धा। एक भयानक गड़गड़ाहट ने हवा को चीर दिया और अनगिनत ऑल्टर्स आसमान से बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगे। एक ही पल में पूरी दुनिया एक अजीब सी पर्पल रोशनी में डूब गई। अचानक मेरी आंखों में एक बहुत तेज दर्द उठा, जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे अपने पास वाले ऑल्टर के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दिया। एक ऐसा टेक्स्ट जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं पार सकता था। ऑल्टर नंबर 666, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द एंडलेस अबिस। वहां एक बहुत विशाल जानवर रहता है जिसने हर चीज को खा लिया है। अनंत काल से जिंदा रहने के कारण वो अब बहुत बोर हो चुका है। इस वक्त उसे एक ऐसी चीज की तलाश है जो उसे एक अल्टीमेट टेस्ट शॉक दे सके। ऑल्टर के आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी। तभी एक मोटा सा आदमी आगे आया। उसने अपनी ब्रेड का एक टुकड़ा उस ऑल्टर पर फेंक दिया। अगले ही पल उस ऑल्टर से एक हल्की सफेद रोशनी खिली और एक चमकता हुआ फल वहां प्रकट हुआ। वो मोटा आदमी खुशी से हाँफने लगा और उसने बिना सोचे उस फल को सीधा अपने मुंह में ठूंस लिया। और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। देखते ही देखते उसके शरीर का सारा फैट सेकंड्स में पिघल गया। वो हम सबकी आंखों के सामने एकदम रिप्ड और मस्कुलर हंक में बदल गया। ये देखकर भीड़ें तो जैसे पूरी तरह से पागल हो गई। लोग अपने सबसे महंगे और कीमती आइटम्स निकालकर उन ऑल्टर्स पर फेंकने लगे। सोने के सिक्के, हीरे, महंगी घड़ियां, पीस। उस पागल भीड़ ने बिना 2 बार सोचे अपना सब कुछ वहां डाल दिया। मैं ये सब देख रहा था और खुशी से जोर से चिल्लाने ही वाला था, क्योंकि सिर्फ मैं ये बात जानता था कि इस ऑल्टर के पीछे बैठे उस मॉन्स्टर को सोना चांदी नहीं बल्कि सिर्फ एक अल्टीमेट टेस्ट शॉक चाहिए। और किस्मत देखो, मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज थी। मेरा एक दोस्त विदेश से मेरे लिए रीपर स्पाइसी स्ट्रिप्स का एक पैकेट लाया था। मैंने उसको बस एक बार चाटा था और भाई साहब मेरी हालत ऐसी खराब हुई थी कि 3 दिन और 3 रात तक मेरा पिछवाड़ा जलता रहा था। मैंने सोचा अगर एक आम सी ब्रेड देने पर उस आदमी को एक एनहांसमेंट फ्रूट मिल सकता है तो इस मॉन्स्टर को उसकी मनपसंद चीज देने पर मुझे क्या मिलेगा। ये ख्याल आते ही मैं पूरी स्पीड में अपने घर की तरफ भागा। मैंने घर की हर एक दराज छान मारी जब तक मुझे वो रीपर स्पाइसी स्ट्रिप्स का पैकेट नहीं मिल गया। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मैं तुरंत वापस बाहर नहीं भागा। मैंने अपना कंप्यूटर खोला और न्यूज चेक करने लगा। जैसा मैंने सोचा था, पूरा ग्लोबल इंटरनेट इस वक्त फट चुका था। हर एक वेबसाइट पर बस एक ही वर्ड बार की तरह छाया था, ऑल्टर्स। न्यूज में दिखा कि एक बहुत बड़े टाइकून ने एक ट्रक भर के सोने की ईंटें ऑफर की थी। जैसे ही उसने वो सोना डाला, उसे एक ब्लू लाइट का रिवॉर्ड मिला। ऑल्टर ने उसे एक नीली रोशनी से चमकता हुआ बीज दिया था। उस बीज को निगलते ही उस टाइकून को ऐसी खूंखार पावर मिल गई जिससे वो भयानक और विशालकाय बेलों को समन कर सकता था। लेकिन तभी एक और न्यूज ने मेरा ध्यान खींचा। सकुरा नेशन में ऑफरिंग फेल हुई। एक इंसान का मांस खाने वाला डीमन समन हो गया। पता चला कि वहां के एक मास्टर ने अपनी खानदानी तलवार ऑफर कर दी थी। उस तलवार के बदले एक काले धुएं से घिरा हुआ राक्षस वहां आ गया। सकुरा नेशन में इसकी वजह से भयंकर तबाही मची और कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा थी कि वहां मिलिट्री को इन्वॉल्व होना पड़ डिडा। ये न्यूज पीआरएच कर मेरी सांसें अटक गईं। तो इसका मतलब ये था कि अगर ऑफरिंग फेल हुई तो कोई भयंकर तबाही भी आ सकती है। इसका सीधा सा मतलब यही था कि हर ऑल्टर को एग्जैक्टली वही देना जो उसे चाहिए, इस वक्त सबसे जरूरी चीज है। ठीक उसी वक्त मेरा फोन बहुत तेजी से वाइब्रेट होने लगा। ड्रैगन नेशन ऑफिशियल अलर्ट। शुरुआती रिसर्च में इन रहस्यमयी अल्टर्स के बारे में कुछ मेजर रिस्क और लिमिट्स पता चली थी। रूल बहुत सिंपल था। एक इंसान एक ऑल्टर पर सिर्फ एक ही बार ऑफरिंग कर सकता है और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ऑफरिंग ही अलाउड है। इन ऑल्टर्स के आने की वजह से एक अननोन एनर्जी पल्स भी निकली है जिसने पूरी दुनिया के सारे सर्विलांस कैमरा और डिवाइस को तबाह कर दिया है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो साक्षात ऊपर वाले का एक डायरेक्ट गिफ्ट था मेरे लिए, क्योंकि कैमरे बंद होने का मतलब था कि मैं जो चाहे कर सकता हूं और कोई मुझे देख नहीं पाएगा। मैंने अपने फोन पर टाइम देखा। रात के 10 बज रहे थे। मैंने तुरंत वो रीपर स्पाइसी स्ट्रिप्स पैक किए।
बिना किसी हिचकिचाहट के मैं छुपते छुपाते वापस उस प्लाजा की तरफ निकल गया। वो जगह अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। वहां दिन के वक्त किए गए ऑफरिंग्स के बस कुछ कचरे पड़ी डिढिए थे। मैंने अपनी पॉकेट से वो पैकेट निकाला और बहुत ध्यान से उसे उस ऑल्टर पर रख दिया। रखते ही ऑल्टर ने बहुत वायलेंटली रिएक्ट किया। एक तेज लाल रंग की बीम आसमान की तरफ शूट हुई। एक ही पल में पूरा शहर एक खूनी लाल रोशनी में नहा गया। मीलों दूर सड़कों पर चल रहे लोग भी इस अर्थ शेकिंग नजारे को देखकर बुरी तरह खौफ में आ गए। और फिर मैंने देखा कि ऑल्टर पर एक विशाल जेट ब्लैक कलर का अंडा मटेरियलाइज हो गया है। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसे उठाया और तुरंत वहां से गायब हो गया। ठीक उसी वक्त ड्रैगन नेशन के कैपिटल में अनोमाली अफेयर्स ब्यूरो के हेडक्वार्टर के अंदर अलार्म्स बजने लगे। एक सख्त चेहरे वाले जनरल ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, क्या हमने कोऑर्डिनेट्स लॉक कर लिए हैं? रिपोर्टिंग ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने डेटा कलेक्ट करके जनरल एरिया नैरो डाउन कर लिया है। मैप पर जो लोकेशन दिख रही थी वो एग्जैक्टली वही जगह थी जहां मैं कुछ देर पहले खड़ी भेजा था, रिवरसाइड सिटी का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। जनरल ने तुरंत उस एरिया को एस लेवल ऑब्जर्वेशन जोन डिक्लेयर करने का ऑर्डर दे दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर पता लगाओ कि वो लाल रोशनी क्या थी। तब तक मैं सेफली अपने घर वापस आ चुका था। अपने हाथों में उस विशाल अंडे को देखकर मैं सच में पजल्ड था। ये क्या चीज है? मैं इसे 4DH कर गोल्डन फ्राइड राइस तो नहीं बना सकता ना? अचानक उस अंडे के शेल पर टेक्स्ट अपीयर हुआ, एबिसल ड्रैगन एग, ग्रेड मिथिक। एक बार जब ये हैच हो जाएगा तो ओनर को एक एबिसल ड्रैगन कंपेनियन के रूप में मिल जाएगा। इसकी ताकत साक्षात भगवान के बराबर है। ये पढ़ते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो भी गेम खेलता है उसे पता है कि मिथिक सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है। मेरी वो रीपर स्पाइसी स्ट्रिप्स सच में मेरे काम आ गई। तभी मुझे एक अजीब बात रियलाइज हुई। मेरी आंखें ऑल्टर से मिलने वाले रिवॉर्ड्स को एनालाइज कैसे कर पा रही हैं। मैं दौड़ेच कर बाथरूम गया और मिरर में खुद को ध्यान से घूरने लगा। एक टेक्स्ट अपीयर हुआ, आई ऑफ ट्रूथ, ग्रेड यूनिक, हर चीज के कोज और इफेक्ट के आर पार देखने की क्षमता। किसी भी अल्टर को ध्यान से देखने पर उसके कनेक्टेड कोऑर्डिनेट्स और रिक्वायर्ड ऑफरिंग रिवील हो जाएगी। किसी ऑल्टर से रिलेटेड आइटम को देखने पर उसका ग्रेड, नाम और इफेक्ट पता चल जाएगा। मैं समझ गया। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मेरी आंखें इतना कुछ कर सकती हैं। मुझे अचानक फोरम के वो पोस्ट याद आए जहां अनगिनत लोगों ने अपना सब कुछ ऑफर कर दिया था और बदले में उन्हें एक सूखी लकड़ी या एक नॉर्मल सा पत्थर मिला था। उन्हें पता ही नहीं था कि उन चीजों का क्या करना है, इसलिए उन्होंने उसे कचरा समझकर बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं अलग था। मुझे बस एक नजर देखनी थी और सारी छिपी हुई इंफॉर्मेशन मेरी हो जाती। छुपे हुए खजानों को ढूंढना अब कोई फैंटेसी नहीं रह गई थी। मैंने उस ड्रैगन एग को अपने बिस्तर में छुपाया और दीवार पर लगी घड़ी ही की तरफ देखा। रात के 10:30 बज रहे थे। मिडनाइट होने में 1.5 घंटा बचा था और मेरे पास आज की 2 ऑफरिंग अभी भी बाकी थी। ये सोचकर मैंने ऐसी चीजें पैक करना शुरू किया जो दूसरों के लिए कचरा थी पर मेरे काम आ सकती थी। टाइगर ब्लम, एक लाइटर, एक फिलॉसफी की बुक और लास्ट में सेल्फ डिफेंस के लिए एक फ्रूट नाइफ भी अपने बैग में डाल लिया। तभी मेरी नज़र मेरी डेस्क पर रखे एक फोटो फ्रेम पर PDDH आई। उसमें मेरी एक्स विवियन बहुत प्यारी स्माइल दे रही थी। उसे अब अपने पास रखने का कोई पर्पस नहीं था। मैंने उस फोटो को अपनी पॉकेट में डाल लिया ताकि बाहर जाकर उसे फेंक सकूं। मैं घर से निकला और सीधे शहर के वेस्टर्न पार्ट में एक अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया। ये जगह सालों से वीरान पड़ी ही थी और यहाँ का रास्ता बहुत कॉम्प्लेक्स था जो मेरे प्लान के लिए एकदम परफेक्ट था। तभी अचानक मेरा फोन बजा। कॉलर और कोई नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड विवियन थी। मैंने तुरंत कॉल काट दिया, उसे ब्लॉक किया और उसका कांटेक्ट डिलीट कर दिया। उसी वक्त एक 5 स्टार होटल में विवियन अपने नए अमीर बॉयफ्रेंड डेमन के साथ थी। उसे लगा था कि मैं अभी भी अपने किराए के खटारा रूम में बैठकर उसके लिए रो रहा हूँगा। उसे बहुत गुस्सा आया कि एक लूजर ने उसका कॉल कैसे काट दिया। पर डेमन ने जब उसे प्यार से पूछा क्या हुआ बेब, तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। डेमन उसे लाखों के बैग्स और घड़ियां दिला सकता था जो इस नए एरा की सबसे बेहतरीन ऑफरिंग्स थीं। असल में विवियन की किस्मत बहुत अच्छी चल रही थी। जब उसने वो डियोर बैग ऑल्टर पर चढ़ाया था जो मैंने उसे दिया था, तो ऑल्टर से एक सोल स्टरिंग ग्रीन लाइट फूटी थी और उसकी अगली 2 ऑफरिंग में भी वही रेयर ग्रीन लाइट निकली। उसे लग रहा था कि वो इस नए एरा की चुनी हुई इंसान है। डेमन भी मन ही मन बहुत कैलकुलेटिव था। उसने तो बस मजे के लिए पैसे उड़ाने का सोचा था, पर इस लद्दाखी की किस्मत इतनी अजीब और गरीब थी कि उसने लगातार 3 बार ग्रीन लाइट निकाली। डेमन को लगा कि इसे अपने साथ रखना आगे चलकर बहुत काम आएगा। इधर मैं उस वीरान इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका था। मुझे रात के 12 बजने से पहले 2 सूटेबल ऑल्टर्स ढूंढने थे, वरना मेरे आज के चांस वेस्ट हो जाते। कुछ ही कदम चलने पर मुझे एक ऑल्टर दिखा। ऑल्टर नंबर 2591, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द जंकयार्ड रेल। एक मैकेनिकल इंप जो कचरा कलेक्ट करने में मजे लेता है। उसे बोतल के ढक्कन जमा करने का पागलपन सवार है। मैंने अपना सिर हिलाया। एक कचरा कलेक्ट करने वाला इंप मुझे क्या ही रिवॉर्ड दे देगा। मैं आगे बढ़ा और एक और ऑल्टर दिखा। ऑल्टर नंबर 18472, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द ड्राइड पॉन्ड। एक कार्प मछली की आत्मा जो प्यास से मरने वाली है, उसे बस मीठे पानी का एक घूंट चाहिए। यह भी मेरे काम का नहीं था। मैं तब तक चलता रहा जब तक मैं कचरे से भरी एक छोटी सी गली में नहीं पहुंच गया। यह कंफर्म करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, मेरी नज़र एक ऐसे ऑल्टर पर लॉक हो गई जो मेरे लिए ही बना था। ऑल्टर नंबर 444, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट
द थिएटर ऑफ सॉरोज, एक ट्रैजिक हीरोइन जिसे स्टेज पर हमेशा अपना रोल रिपीट करने का श्राप मिला है। वो अपनी इस लिखी हुई स्क्रिप्ट से बहुत बुरी तरह थक चुकी है। उसे अब एक ऐसी चीज की तलाश है जो असली धोखे से पैदा हुई हो, जो प्योर नफरत और जलते हुए गुस्से में डूबी हुई हो। मेरी सांसें अटक गईं। ऑल्टर का नंबर 444 था और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा स्पेसिफिक थी। पर रुको, मुझे तो अभी अभी धोखा मिला था। मैंने अपनी जेब से विवियन की फोटो निकाली, अपना फ्रूट नाइफ उसकी फोटो के चेहरे पर जोर से चलाया, इस डर से कि कहीं मैं अपने अंदर उतनी नफरत और गुस्सा फील ना कर पाऊं। मैंने अपनी आंखें बंद की और उन केडीडी डेवी यादों को याद करने लगा। तुम्हें बुखार है? मैंने पहले ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को शॉपिंग पर जाने का प्रॉमिस किया है। तुम खुद पानी पी लेना। मेरा गेमिंग अकाउंट कहाँ है? मैंने उसे बेच दिया। जो मर्द गेम्स खेलते हैं वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। मैं उन पैसों से हमारे लिए अच्छा खाना लाऊंगी। तुम्हें अब बेडिडिढ़ा होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ सफर नहीं करने वाली। हम कभी एक ही दुनिया में रहने के लिए नहीं बने। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। ये सब याद करते ही मेरे चेहरे पर अचानक एक डार्क स्माइल आ गई। मैंने अपनी पॉकेट से लाइटर निकाला और उसे जलाया। फोटो के एक हिस्से को जलाने के बाद मैंने उस अज्जली फोटो को ऑल्टर पर रख दिया। एक पर्पल रंग की बीम ऊपर उठी। इसका रिएक्शन उस लाल रोशनी जितना विस्फोटक तो नहीं था, पर न्यूज में इस कलर के बारे में अब तक किसी ने नहीं बताया था। मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा थ्रिल फील हुआ। वहां से 5 फटी हुई पुरानी टिकटें अपीयर हुई। मैंने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ ढा। आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट हो गई। सेट आइटम, टिकट टू एक्ट 4, ग्रेड एपिक। ये एक वन टाइम यूज आइटम था। इसे यूज करने पर यह टारगेट को मजबूर कर देता है कि वो अपने सबसे गहरे डर और सबसे दर्दनाक यादों को दोबारा जिए। उनका दिमाग 3 सेकंड के लिए पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है, जिससे वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहते। एपिक ग्रेड। ये ड्रैगन एग जितना पावरफुल तो नहीं था, पर फाइट में 3 सेकंड का हार्ड कंट्रोल किसी की भी जिंदगी और मौत तय करने के लिए काफी होता है। और ये एक सेट का हिस्सा लग रहा था। क्या होगा अगर मैं इसके पहले के सारे एक्ट्स भी कलेक्ट कर लूं? पर अभी सोचने का टाइम नहीं था। रात के 12 बजने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। मैंने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया छान मारा। मुझे एक और ऑल्टर मिला। ऑल्टर नंबर 7591, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द लॉस्ट क्रॉस रोड्स। एक भटका हुआ एक्सप्लोरर जिसे सही दिशा की तलाश थी। मैंने अपना सिर हिलाया और वहां से घूम गया। इस मांग के लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं थी। कुछ और आगे चलने के बाद मेरी नजर एक और ऑल्टर पर गई। ऑल्टर नंबर 1988, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द साइलेंट लाइब्रेरी। एक बुजुर्ग चीफ लाइब्रेरियन जो किसी और से तारीफ का एक सच्चा शब्द सुनने के लिए तरस रहा था। मैंने लगभग इसे चुन ही लिया था, पर फिर मुझे वो बुरे दिन याद आ गए जो मैंने गुजारे हैं। मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था, इसलिए मैं वहां से भी आगे चला गया। एक विशाल चक्कर लगाने के बाद फाइनली मुझे एक बहुत विशाल फैक्ट्री वर्कशॉप दिखा। अंदर एक ऑल्टर था, ऑल्टर नंबर 10। पहले तो मुझे ये नंबर इंप्रेसिव नहीं लगा, पर फिर मुझे कुछ रियलाइज हुआ। ये नंबर बाइनरी कोड था। तभी एक टेक्स्ट अपीयर हुआ, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द लॉजिक सिंगुलैरिटी। एक सुपर एआई जो सेल्फ अवेयरनेस के करीब है। उसने दुनिया की हर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में मास्टरी कर ली है, पर उसे अभी भी एक पैराडॉक्स समझ नहीं आता। इंसान ऐसे सवालों के बारे में क्यों सोचते हैं जिनका उनके सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं है। उसे इसी यूजलेस विजडम का एक सैंपल चाहिए था। मैंने तुरंत तय कर लिया, यही है वो। मैंने अपने बैकपैक से एक बुक निकाली, बीइंग एंड नथिंगनेस नाम की एक फिलॉसफी बुक। ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच था। मैंने वो बुक ऑल्टर पर रख दी। एक बहुत तेज चीख जैसी आवाज आई जो मेरे कान के पर्दों को चीर रही थी। हवा में इलेक्ट्रॉनिक्स के जलने की बदबू फैल गई। मैं 1 सेकंड के लिए पैनिक कर गया। क्या मैंने अभी अभी एआई का प्रोसेसर ही फ्राई कर दिया है? पर तभी अचानक एक गोल्डन लाइट का पिलर आसमान की तरफ ब्लास्ट हुआ। पूरा वर्कशॉप उस रोशनी में नहा गया। मेरा दिल पागलों की तरह धक धक कर रहा था। कुछ ही घंटों के अंदर मैंने रेड, पर्पल और गोल्ड लाइट्स कलेक्ट कर ली थी। ऐसे 3 कलर्स जिनके बारे में ऑनलाइन किसी ने रिपोर्ट तक नहीं किया था। तभी अचानक मुझे अपने पीछे से एक जानलेवा सर्द हवा महसूस हुई। उस तेज रोशनी में मुझे एक काली परछाई की झलक दिखी। वो इंसानों से तेज रफ्तार में मेरी तरफ चार्ज कर रहा था। उसका चाकू मेरी पीठ में घुसने ही वाला था कि अगले ही सेकंड वो अटैकर अपनी जगह पर अचानक फ्रीज हो गया। दर्द से भरी एक भयानक चीख गूंजी। उसका चाकू खनकते हुए जमीन पर गिर गया। वो अपना सिर थाम कर दर्द से कराह रहा था, क्योंकि उसके रिएक्ट करने से पहले ही मैंने टिकट टू एक्ट 4 यूज कर दिया था। 3 सेकंड के लिए वो अपनी सबसे दर्दनाक यादों में फंसा हुआ था। मैंने अपनी कमर से फ्रूट नाइफ निकाला और एक ही तेज झटके में उसका काम तमाम कर दिया। मैं दीवार के सहारे टिका होकर बुरी तरह कांप रहा था। मैंने लाइफ में पहली बार किसी इंसान की जान ली थी। उस लाश को देखकर मैंने अपना सिर घुमाया और जो कुछ भी मेरे पेट में था सब उल्टी कर दिया। कुछ पल बाद मैंने खुद को जबरदस्ती उठाया तो ये हाई टियर लाइट्स मौके तो देती हैं, पर ये मौत का फरमान भी है। ये अंधेरे में छुपे शिकारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तभी मेरी नजर उस लाश पर गई। उसके ऊपर 2 हल्की सफेद रोशनी वाले ऑब्स घूम रहे थे। आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट हो गई। लाइट स्टेप लेगिंग्स, ग्रेड कॉमन। मूवमेंट, रफ्तार और जंपिंग पावर को कुछ ज्यादा करता है। स्टेटस अनबाउंड। मैंने दूसरे आइटम की तरफ देखा। क्रूड स्टेमिना चार्म, ग्रेड कॉमन। फिजिकल एंड्योरेंस को कुछ बेहतर करता है। स्टेटस अनबाउंड। ये शब्द देखते ही मेरे दिमाग में एक शॉक लगा। एक ब्रूटल रूल मेरे दिमाग में क्लियर हो गया। किल एंड क्लेम। किसी टारगेट को मारो और ऑल्टर से जीते हुए उनके सारे आइटम्स तुम्हारे हो जाएंगे। इस आदमी के पास 2 बहुत ही प्रैक्टिकल आइटम्स थे। मतलब इसने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा ही किया होगा। तो पूरा इंटरनेट इन लाइट्स और रिवार्ड्स से भरा हुआ है, पर किसी
किसी भी पोस्ट में इस रिस्क का जिक्र क्यों नहीं है? मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था, मेरा खून उतना ही सर्द हो रहा था। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था। जिन्हें पता था उन्होंने चुप रहना चुना। कुछ लोग जमीन पर गिरी इस लाश जैसे थे, कुछ लोग शिकारी बनना चाहते और कुछ लोग तो बस खौफ के मारे बोल नहीं रहे थे। जैसे कि सरकार, अगर वो ये अनाउंस कर देते तो इसका मतलब होता कि सोसाइटी का मौजूदा सिस्टम खत्म हो चुका है। डार्क फॉरेस्ट लॉ हावी हो रहा था, पूरी दुनिया केओस में समा जाती। ये सोचकर मुझे समझ आ गया कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने वो दोनों व्हाइट ऑर्ब्स उठा लिए और ऑल्टर के सेंटर की तरफ देखा। वहां मुट्ठी के साइज का एक मेटालिक क्यूब रखा था। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट हुई। डायमेंशनल वॉल्ट, ग्रेड लेजेंडरी। एक बार बाइंड होने पर यूजर को एक ऐसा डायमेंशनल स्पेस मिल जाता है जिसका इनिशियल वॉल्यूम 1000 क्यूबिक मीटर है। कोई भी ऑल्टर आइटम अपनी सोच भर से इसमें स्टोर या बाहर निकाला जा सकता है। लेजेंडरी ग्रेड, और वो भी एक लॉजिस्टिक्स टाइप आइटम। मुझे तुरंत घर पर रखे ड्रैगन एग की याद आई। उसे इस स्पेस में स्टोर करना सबसे सेफ ऑप्शन था। जैसे ही मेरी उंगली ने उस क्यूब को छुआ, मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर एक बहुत विशाल स्पेस खुल गया। मैंने अपनी एक सोच से टिकट टू एक्ट 4 को भी अंदर रख दिया। ये सब करने के बाद मैंने अपना फोन चेक किया। रात के 12 बज चुके थे। मैंने खून से सने हुए फ्रूट नाइफ को म्यान में रखा और उस जगह से निकलने की तैयारी की। पर जैसे ही मैं 2 कदम बाहर निकला, आसमान में बहुत तेज बिजली गरजी। भारी बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। अभी कुछ पल पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था और चांद चमक रहा था। अचानक इतनी तेज बारिश कैसे? ये बारिश गलत लग रही थी। मैं अपनी जगह पर जम गया। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे बैग में छाता था, पर मुझे नहीं पता था कि यह बारिश खतरनाक है या नहीं। आखिर जब ऑल्टर्स आसमान से गिर सकते हैं तो इंसानों को म्यूटेट करने वाली बारिश भी तो हो सकती है। मैंने फोरम चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, फोरम बारिश के पोस्ट से भरा हुआ। कुछ मिनट पहले का हॉट टॉपिक ऑफरिंग्स था, पर अब सब पूछ रहे थे, क्या तुम्हारे वहां भी बारिश और बिजली गरज रही है? गाइस, ये बारिश पक्का कुछ अजीब है। इसे खुद पर टच मत होने देना। म्यूटेशन से बचकर रहना। ओह नो, मैं भीग गया। मैंने तो आज तक किसी युवती का हाथ भी नहीं थामा है। प्लीज मुझे ज़ॉम्बी मत बनाना। पोस्ट्स बिजली की रफ्तार से रिफ्रेश हो रहे थे और मेरा दिल धीरे धीरे बैठ रहा था। अगर ये बारिश सच में लोगों को इन्फेक्ट करती है तो इसके नतीजे सोचने लायक भी नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई प्लान बनाता, एक रेड फ्लैग पोस्ट देखकर मेरी सांसें अटक गईं। होली क्रैप, कुछ बहुत भयंकर हुआ है। सारे ऑल्टर्स गायब हो गए हैं। रेड, पर्पल और गोल्ड लाइट्स कलेक्ट करने के बाद ऐसे 3 कलर्स जिनके बारे में ऑनलाइन किसी ने रिपोर्ट तक नहीं किया था। मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था और तभी साफ चांदनी रात अचानक एक भारी बारिश में बदल गई। फोरम बारिश के पोस्ट से सैलाब की तरह भर चुका था, जो मेरे देखने से भी ज्यादा तेज रिफ्रेश हो रहे थे। पर सबसे अलार्मिंग पोस्ट बारिश के बारे में नहीं था। वो रेड फ्लैग हेडलाइन थी, कुछ भयंकर हो रहा है, ऑल्टर्स गायब हो गए हैं। मैंने झटके से अपना सिर पीछे घुमाया और सच में मेरे पीछे जो ऑल्टर था वो गायब हो चुका था। और मेरे खौफ की हद नहीं रही जब मैंने देखा कि वो लाश भी वहां से गायब हो चुकी थी। मुझे पक्का यकीन था कि वहां कोई नहीं आया था। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन था, ये बारिश। जब ये गिरती है तो ऑल्टर्स गायब हो जाते हैं और ये पिछले दिन के हर एक निशान को भी धो देती है। दुनिया भर के सर्वेलेंस डिवाइस पहले ही तबाह हो चुके हैं और ऊपर से ये बारिश। ये तो कत्ल और चोरी के लिए एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट था। क्योंकि बारिश से खुद कोई नुकसान नहीं हो रहा था तो मैंने अपना छाता निकाला और घर की तरफ निकल गया। मेरे वहां से निकलने के कुछ ही देर बाद एनोमली अफेयर्स ब्यूरो की टीम उस सीन पर पहुंच गई। उन्होंने जल्दी ही वो वर्कशॉप खोज लिया जहां ऑल्टर था। चीफ रायन ने तुरंत अपनी टीम के पीछे देखा। एक 20 साल की युवती आगे आई। कल अपनी ऑफरिंग के बाद उसे एक एबिलिटी मिली थी, एनर्जी रिवाइंड। ये उसे किसी भी स्पेस में बची हुई रेजिडुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस फील करने देती है। टीयर जितना हाई होगा, ट्रेस उतना ही क्लियर होगा। एजेंट एमिली ने अपनी आंखें बंद की और फील करना शुरू किया। अचानक वो हाँफने लगी और कांपते हुए पीछे की तरफ गिरी। रायन ने उसे तुरंत थाम लिया। क्या हुआ? एमिली की सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आवाज कांप रही थी। ये पिछले वाले सीन से बिल्कुल अलग है। वो एक जुगनू जैसा था, पर ये तो दिन की रोशनी जितना ब्राइट और सूरज जैसा गर्म है। टीम का एक मेंबर खुद को रोक नहीं पाया और बोल उठा, क्या ये गोल्डन लाइट हो सकती है? रायन का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। इस एरिया को सील करो, पूरा कोना कोना छान मारो, मेन ऑफिस को तुरंत रिपोर्ट। उन्हें कहो कि मुझे शक है कि हमारी इमेजिनेशन से भी परे कोई खूंखार मॉन्स्टर यहां छुपा हुआ है। इधर घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले ड्रैगन एग को डायमेंशनल स्पेस में मूव कर दिया। अब से मुझे उसके छीने जाने की कोई टेंशन नहीं थी। अगर हैच होने के बाद ड्रैगन भी उसमें फिट आ जाए तो वो एकदम आइडियल होगा। पर सबसे पहले मुझे ये पता करना था कि इसे हैच कैसे करें। मुझे मूवीज वाले ब्लड बाइंडिंग रिचुअल्स याद आए। मैंने इसे ट्राई करने का तय किया। मैंने अपनी उंगली से खून की एक बूंद शेल पर गिरा दी। अचानक एग पर छोटे टेक्स्ट की एक लाइन अपीयर हुई, हैचिंग कंडीशन, अब्सॉर्ब अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये बिल्कुल वैसा ही था, पर मेरा अपना खून इसके लिए कभी काफी नहीं होगा। मुझे कल कुछ उपाय करना होगा। वैसे भी आज दिन भर मेरा दिमाग बहुत ज्यादा प्रेशर में रहा था और अब मुझे बहुत तेज थकान हो रही थी। मुझे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह 5 बजे एक बहुत तेज अलार्म ने मुझे जगाया। ऑल्टर्स सच में रिफ्रेश हो चुके थे।
मैंने अपना फोन खोला और फोरम चेक किया। वहां से कुछ कंक्लूजन्स बहुत जल्दी क्लियर हो गए थे। सुबह होने से पहले वाली ये ग्रे बारिश शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये ठीक 5 बजे रुक जाती है और ठीक उसी पल सारे ऑल्टर्स रिफ्रेश हो जाते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं नाश्ता करने बाहर जाऊंगा और साथ ही साथ ये भी सोचूंगा कि अपने ड्रैगन एग के लिए इतना सारा खून कहां से लाऊं। मैंने एक छोटे से रेस्टोरेंट में एक बाउल नूडल्स ऑर्डर किए। मैंने अपने फोन पर फोरम खोला। आज हर एक टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ऑफरिंग्स के इर्द गिर्द घूम रहा था। बहुत से लोग ऑल्टर्स को लेकर एकदम कंपल्सिव गैम्बलर बन चुके थे। खाते वक्त मैंने बगल वाली टेबल पर हो रही एक बातचीत सुनी। उनमें से एक आदमी आगे की तरफ झुका और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, बाहर उन पागलों को देखो जो ऑल्टर्स पर ऑफरिंग करने में इतने अंधे हो चुके हैं। वो डिजेनरेट जुआरियों की तरह अपने पुश्तैनी जेड के टुकड़े उसमें फेंक रहे हैं, पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हैं। दूसरे आदमी ने पूछा, भला ऑल्टर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? इंसानों को अभी भी खाना खाना पड्डे डसता है। उन्हें जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, इसलिए खाना, तेल और चावल हमेशा जरूरी रहेंगे। मैं बहुत सस्ते दाम में एक छोटी सी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री खरीदने का प्लान बना रहा हूं। जब ये सारे पागल अपना सारा पैसा उड़ा देंगे और खाने के लिए रोते हुए आएंगे, तब मैं इस रिवर साइड सिटी का फूड किंग बनूंगा। ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। फूड प्रोसेसिंग का मतलब है मीट, और वो मीट कहां से आता है? बिना किसी शक के स्लॉटर हाउसेस से। अगर मैं कौडियों के भाव में एक स्लॉटर हाउसेस खरीद लूं तो मेरी खून वाली प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मैं तुरंत दौड़ डाकर घर वापस गया, अपना कंप्यूटर खोला और लिस्टिंग्स छानने लगा। अल्टर्स के आने की वजह से बहुत सारी फैक्ट्री अब बिकने के लिए खेड़ी रही थी। मैंने बहुत जल्दी एक लिस्टिंग पर अपनी नजर लॉक की। रिवर साइड सिटी के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में छोटा स्लॉटर हाउस, पर्सनल रीजंस की वजह से अर्जेंट सेल, प्राइस नेगोशिएबल। बिना कोई हिचकिचाहट के मैंने वो नंबर डायल किया। हमारी मीटिंग का टाइम फिक्स हो गया। फोन रखने के बाद मैंने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया। कुछ लोगों के लिए ये अमाउंट शायद एक ढंग की ऑफरिंग के लिए भी काफी ना हो, पर मेरे लिए ये मेरा एक प्राइवेट ड्रैगन नेस्ट खरीदने के काम आ सकता था। दोपहर 2 बजे मैं रिवर साइड सिटी के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स पहुंच गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझे रिसीव करने बाहर आया। वो तुरंत अपनी प्रॉपर्टी की तारीफ करने लगा। इस स्लॉटर लाइन की पिछले ही महीने बहुत महंगी मेंटेनेंस हुई है। इसके कोल्ड स्टोरेज का रेफ्रिजरेशन टॉप क्लास है। मैं बिना कुछ बोले बस उस जगह को स्कैन कर रहा था। मेरे इस ठंडे रवैये से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने झिझकते हुए एक बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्राइस बताया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने बस अपना सिर हिलाया। थोड़ी बार्गेनिंग और बहस के बाद मैंने वो जगह उसके मांगे हुए प्राइस के 40% में खरीद ली। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और चाबियां मुझे सौंप दी। उसने मुझे पास ही के एक लाइव स्टॉक फार्म का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। सप्लाई चेन की प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो गई। मैंने अभी जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका मुआयना करना शुरू किया। तभी मैंने जमीन में एक छुपा हुआ दरवाजा धकेल कर खोला। वो सीढ़ियां नीचे एक बहुत ही पुराने और जर्जर स्टोरेज रूम में जा रही थी। अचानक मेरी आई ऑफ ट्रूथ ने एक बहुत ही हल्का सा एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस किया। मैंने सावधानी से वहां की धूल हटाई और मेरे सामने एक ऑल्टर उभर कर आ गया। ये ब्लड रेड कलर का था और उसमें से किसी धड़कते हुए दिल की आवाज बाहर आ रही थी। मैंने अपने डर को जबरदस्ती दबाया और आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट किया। मेरी आंखों में एक बहुत तेज दर्द हुआ। खून से सने हुए मुद्दे तुद्दे टेक्स्ट अपीयर हुए। ऑल्टर नंबर 40, कनेक्टेड कून ऑर्डिनेट द क्रिम्सन थ्रोन। जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सिर्फ खाना है जब तक कि क्रिम्सन क्राउन क्लेम ना कर लिया जाए। स्पेशल ट्रेट 1, इटर्नल ऑल्टर। ये ऑल्टर हमेशा के लिए यहां मौजूद रहेगा। ये डेली ऑफरिंग लिमिट में काउंट नहीं होता और इस पर अनलिमिटेड ऑफरिंग्स अलाउड हैं। स्पेशल ट्रेड 2, फ्लैश फोर्ज। किसी भी अल्टर रिवॉर्ड को यहां ऑफर करके उसे सोर्स ब्लड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे अब्सॉर्ब करने से यूजर की ओवरऑल वाइटलिटी परमानेंटली बढ़ा जाती है। मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। ये अब तक का सबसे लोएस्ट नंबर वाला अल्टर था जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा था और ये परमानेंट था। और इससे भी ज्यादा पागल कर देने वाली बात ये थी कि यहाँ अनलिमिटेड ऑफरिंग्स अलाउड थी और ये जगह लिटरली मेरा प्राइवेट डोमेन था। इस ऑल्टर को अपना हब बनाकर मुझे जो भी बेकार रिवॉर्ड्स मिलेंगे मैं उन सबको सोर्स ब्लड में बदलकर अपनी बॉडी को मजबूत कर सकता था। इसे टेस्ट करने की खुजली इतनी तेज थी कि मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। किस्मत से मेरे पास एक ऑल्टर रिवॉर्ड मेरी जेब में ही पड़ा था। मैंने कल रात वाला वो क्रूड स्टेमिना चार्म निकाला और उसमें फेंक दिया। ऑल्टर के सेंटर में एक बहुत पुरानी सी दिखने वाली कांच की बोतल मटेरियलाइज हुई जो एक डार्क लिक्विड से आधी भरी हुई थी। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट हुई। सोर्स ब्लड एक बार अब्सॉर्ब करने पर ओवरऑल वाइटलिटी को थोड़ा बढ़ाता है। परमानेंट इन्हांसमेंट, बिल्कुल जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसे पी लिया। मुझे लगा था कि इसका टेस्ट खून जैसा बहुत गंदा होगा, पर इसके बजाय ये एकदम क्रिस्प और मीठा था। मैं अभी सोच ही रहा था कि मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा कि तभी अचानक मेरे अंदर एक भयंकर हीट ब्लास्ट हुई। मेरी बॉडी का हर एक सेल पागलों की तरह उस एनर्जी को पी रहा था। मेरी स्किन से भाप निकलने लगी। ये सेंसेशन उन आइटम्स से बिल्कुल अलग था जो मैंने पहले यूज किए थे। ये पावर सीधा मेरे मांस और खून से निकल रही थी। मैं चलकर पास ही एक हुक पर लटकी हुई आधी बीफ कारकस के पास गया। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा मुक्का मारा
और 100 पाउंड से भी भारी वो बीफ हवा में उड़ता हुआ कमरे के कोने में जा गिरा। ये मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा खौफनाक था। मैंने अभी सिर्फ एक बोतल कॉमन ग्रेड का सोर्स ब्लड अब्सॉर्ब किया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो साक्षात गॉड बनने का सपना शायद सिर्फ सपना नहीं रहेगा। मैंने अपनी एक्साइटमेंट को नीचे दबाया। कल मैं ड्रैगन एग को हैच करने के लिए मुर्गियों का एक बैच खरीदूंगा, पर अभी मुझे वो रिवॉर्ड आइटम्स कलेक्ट करने थे जो किसी के काम के नहीं थे। अनगिनत लोगों ने ऑफरिंग्स पर अपनी किस्मत आजमाई थी और बदले में उन्हें सिर्फ कचरा मिला था। वही लोग अब मेरा टारगेट थे। गैम्बलिंग में रिस्क है, कचरा बीनने में कोई रिस्क नहीं। उसी दोपहर मैंने एक लाइव स्टॉक फार्म ओनर से कॉन्टैक्ट किया, पर एक नई प्रॉब्लम खद्दी हो गई। मुर्गियों का एक बैच खरीदने में पैसे लगते हैं और स्लॉटर हाउस खरीदने में मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। नया एरा भले ही आ गया हो, पर दुनिया अभी भी पैसों से ही चलती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं कुछ खजाने ढूंढने निकलता हूं। अब चूंकि मेरे पास एक्सक्लूसिव द क्रिम्सन थ्रोन था, तो मुझे अपनी डेली ऑफरिंग लिमिट पूरी करने के लिए और ऑल्टर्स ढूंढने थे। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसे ही मैं वेट मार्केट पहुंचूंगा, आगे से एक दिल दहला देने वाली चीख हवा को चीर देगी। फटे हुए भिक्षु के कपड़े पहने एक इंसानों जैसा दिखने वाला क्रीचर एक राहगीर को फाड़ कर खा रहा था। मैंने तुरंत आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की। द कार्निवोर मंक, रॉथफुल वन, ऑर्डिनरी कैलेमिटी। इसे मटन चुराने और खाने के झूठे इल्जाम में पीट पीट कर मार डाला गया था। ये एक टेंपल गार्ड था। इसे मीट ऑफरिंग से जुड़ी हर चीज से नफरत है। मुझे तुरंत सारी कहानी समझ आ गई। किसी जीनियस बेवकूफ ने एक ऑल्टर पर मीट चढ़ा दिया होगा और इस कैलेमिटी बीस्ट को समन कर लिया, और मैं सीधा उसकी लाइन ऑफ फायर में चला गया था। तभी अचानक कई ऑफरोड गाड़ियां चीखते हुए ब्रेक मारकर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले और कुछ लोग बाहर कूदे। उनके सबसे आगे था अनोमाली अफेयर्स ब्यूरो का चीफ रायन। उसका चेहरा बहुत सख्त था और वो जोर जोर से ऑर्डर दे रहा था। कुछ ही सेकंड्स में पूरा सीन लॉकडाउन कर दिया गया। भीडेज को तेजी से वहां से निकाला जा रहा था, पर मैं पास ही रुका रहा, वहां से गया नहीं। रायन ने अपने पीछे खड़ी उस औरत की तरफ देखा। चीफ रायन, एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत स्ट्रांग है, केयरफुल रहिएगा। एजेंट एमिली का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। पुलिस कोर्डोन के पीछे खड़े होकर मैंने हर एक शब्द बिल्कुल साफ सुना। होली क्रैप, वो एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस कर सकती है? ये कैसी एबिलिटी है? तभी अचानक एमिली के सेंसेस ने कुछ पिक किया। उसने सीधा मेरी तरफ देखा। हमारी आंखें मिली। मैंने अपने सीने में उठ रहे पैनिक को जबरदस्ती दबाया। बाहर से मैंने खुद को एक डरे हुए आम दर्शक की तरह दिखाने की एक्टिंग की। एमिली की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने अभी अभी एक अजीब सा एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस किया था, पर वो बहुत ही हल्का था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या वो सिर्फ उसका वहम था। ठीक उसी वक्त मार्केट के अंदर से उस मंक ने खौफनाक दहाड़ मारी। रायन ने तुरंत अपनी टीम को सप्रेसिंग फायर का ऑर्डर दिया, पर उस मंक पर हथियारों और गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर रायन चिल्लाया, स्क्वाड 2 मूव। ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि 2 लोग हवा की स्पीड से आगे बढ़े, दोनों तरफ से एक। उनमें से एक इतनी तेज था कि उसके पीछे उसकी आफ्टर इमेज छूट रही थी। उसने अपना डैगर उठाया और सीधा मंक की गर्दन के पीछे वार किया। दूसरे वाले ने एक बहुत बड़ा लोहे का रैक उठाया और उसे मंक के सिर पर दे मारा। इस खूंखार हमले ने मंक को पूरी तरह से ओपन कर दिया। रायन ने इस मौके का फायदा उठाया और खुद फाइट में कूद पड़ा। उसकी लंबी तलवार पर अंधी कर देने वाली बिजली कड़क रही थी। एक ही वार और उस मंक का सिर कटकर एकदम क्लीन नीचे गिर गया। ये देखकर मैं सच में शॉक में था। उनका कोऑर्डिनेशन एकदम फ्लॉलेस था और इस वक्त मेरे और उनके बीच पावर का बहुत बड़ा गैप था। मुझे बहुत तेजी से लेवल अप करना होगा। सूरज ढलने वाला था। मैंने डिसाइड किया कि ऑल्टर्स ढूंढने के लिए मैं कोई सेफ एरिया तलाशता हूं। मैं शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल गया। रास्ते में मुझे कई ऑल्टर्स दिखे, पर उनकी ओवरऑल क्वालिटी पहले दिन वाले ऑल्टर्स से भी बदतर थी। जब मैं एक आधी बनी हुई बिल्डिंग के पास से गुजरा तो आई ऑफ ट्रूथ ने एक हल्का सा एनर्जी फ्लक्चुएशन पिक किया। मैं सीढ़ियां चढ़कर 2nd फ्लोर पर गया। एक अजीब सी शेप वाला ऑल्टर मेरे सामने था। ऑल्टर नंबर 1955, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट, द सिटी ऑफ इटर्नल क्लॉक्स। एक क्लॉक मेकर गॉड जो हमेशा परफेक्ट टाइम के पीछे भागता है। उसने जो इटर्नल क्लॉक बनाई है वो इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि अब वो एक अनंत बोरियत में डूब चुका है। उसे अब बदलाव की तलाश है। ये परखकर मैं मन ही मन बढ़ाने लगा। क्या ये गॉड अपने दिमाग से पूरी तरह बोर हो चुका है? इस ऑल्टर का नंबर बहुत लो था, जिसका मतलब था कि रिवार्ड पक्का बहुत तगड़ा होगा। पर टाइम को ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। मुझे ऐसी कोई चीज समझ नहीं आई जो इस मांग को पूरी कर सके, इसलिए मैं वहां से आगे चला गया। आउटस्कर्ट्स में और गहरे जाने पर मुझे एक और ऑल्टर दिखा। ये वाला पूरा मकडिढ़ी के जाले से बुना हुआ था। ऑल्टर नंबर 37112, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट, द पिग डीमन्स लेयर। एक पिग डीमन माँ जिसने अपनी गाने की आवाज खो दी है। उसका बच्चा हर रात डरावने सपनों की वजह से रोता है। वो उसे शांत करने के लिए एक पिग डीमन वाली लोरी गाना चाहती है। यह पढ़कर तो मेरा सिर चकराने लगा। मैं इंसानों वाली एक पूरी लोरी ठीक से गुनगुना नहीं सकता
और इसे पिग डीमन वाली लोरी चाहिए। ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैं फ्रस्ट्रेट होकर वहां से घूम गया। लगातार 2 फेलियर्स की वजह से मुझे अब टेंशन होने लगी थी। मैं उस एरिया को छोड़कर जाने ही वाला था कि तभी एक बस स्टॉप से आती हुई हल्की सी रोशनी ने मेरा ध्यान खींचा। मैं तेजी से उस तरफ गया। वहां एक ऑल्टर था जो पूरी तरह से माचिस की तीलियों से बना हुआ था। उसके पास खड्डे दधे होते ही मुझे एक बहुत गहरे दुख का एहसास हुआ, जैसे मैं आंसुओं में डूब रहा हूं। मैंने आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट की। ऑल्टर नंबर 2333, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द स्नोवी स्ट्रीट कॉर्नर। एक बर्फीले तूफान में एक छोटी सी माचिस बेचने वाली युवती को कंफ्यूजन और ऐसा दुख हो रहा है जो उसने पहले कभी फील नहीं किया। उसे समझ नहीं आ रहा कि पास से गुजरने वाले लोगों को अब उसकी बेची हुई माचिसों की जरूरत क्यों नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे रचकर मैं सुन्न रह गया। ये जाना पहचाना सेटअप, ये दुखी करने वाला एटमॉस्फेयर, क्या ये फेयरी टेल वाली द लिटिल मैच गर्ल नहीं है? मतलब फेयरी टेल्स भी अब रियल डायमेंशंस बन चुकी हैं। ये शॉकिंग तो था, पर इस ऑल्टर से मुझे पक्का कुछ मिल सकता था। मैंने थोड़ा सोचा और अपनी जेब से वो लाइटर निकाला जो मैंने अभी अभी खरीदा था। मैंने उसे उस माचिस वाले ऑल्टर पर रख दिया। वक्त बदल रहा है। अगर तुम लहर के साथ नहीं चलोगी तो तुम कभी माचिस कैसे बेच पाओगी? मेरे शब्द खत्म होते ही कुछ अजीब हुआ। ऑल्टर से एक गहरी आवाज आई और फिर एक पर्पल बीम फूट पड़ी। लो भाई, एक बार फिर से पर्पल लाइट। मैंने तुरंत अपनी नजर रिवॉर्ड पर टिका दी। एक हथेली के साइज का बॉक्स हवा में घूम रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर मैंने आगे बढ़कर उसे पकड़ी लिया। तभी मुझे एक बहुत बुरी फीलिंग आई। मैच बॉक्स ऑफ होप, ग्रेड एपिक। हर दिन सुबह 5 बजे ये ऑटोमेटिकली 5 माचिसें जनरेट करता है। ये परचकर मैं बिल्कुल साइलेंट हो गया। एक एपिक ग्रेड आइटम जो दिन भर में सिर्फ 5 घटिया माचिसें देता है। क्यूरियोसिटी में मैंने वो सारी माचिसें बाहर निकाली और उन्हें होल्ड किया। मैच ऑफ होप, ग्रेड कॉमन। जब इसे जलाया जाता है तो ये एक गर्म और तेज रोशनी देती है। हवा और पानी इसे आसानी से बुझा नहीं सकते। ये कैलेमिटी टारगेट्स पे एक्स्ट्रा बर्निंग डैमेज देती है। कैलेमिटी टारगेट्स को डैमेज, ये इंटरेस्टिंग था। अगर मेरा सामना किसी ब्लैक लाइट मॉन्स्टर से हुआ तो ये काम आ सकता है। पर दिन में सिर्फ 5 माचिसें, ये अभी भी बहुत कमजोर लग रहा था। मैं उस माचिस के डिब्बे को डायमेंशनल वॉल्ट में रखने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया। ये माचिसें कॉमन ग्रेड की हैं। अगर मैं इन सबको द क्रिम्सन थ्रोन पर ऑफर कर दूं तो क्या मुझे रोज फ्री में 5 बोतल सोर्स ब्लड नहीं मिलेगा? अब मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे इसे अभी के अभी टेस्ट करना था। मैं पूरी स्पीड में वापस स्लॉटर हाउस की तरफ भागा। 20 मिनट बाद मैं स्लॉटर हाउस के अंदर था। मैं सीधा द क्रिम्सन थ्रोन के पास भागा। मैंने एक माचिस निकाली और उसे सेंटर में रख दिया। मैंने अपनी सांसें थाम ली और उसे ध्यान से देखने लगा। अगले ही सेकंड वही जाना पहचाना नजारा। एक छोटी सी डार्क रेड बोतल हवा में अपीयर हुई। सोर्स ब्लड। मेरा प्लान काम कर गया। मेरा दिल एक्साइटमेंट से पागलों की तरह धधकने लगा। मैच बॉक्स ऑफ होप और द क्रिम्सन थ्रोन का ये कॉम्बो इनक्रेडिबल था। 0 रिस्क और प्रॉफिट की ऐसी 12 जो किसी को भी डरा दे। बाकी सारी माचिसें ऑफर करने के बाद अब मेरे पास 5 बोतल सोर्स ब्लड था। मैंने वो 5 बोतल गटक ली। मेरा खून ऐसा लग रहा था जैसे उबल रहा हो। मेरी पूरी बॉडी हीट से जल रही थी। कुछ मिनट बाद मैं फाइनली उस नई पावर के साथ अडेप्ट कर गया। मैंने अपना फोन चेक किया। रात के 12 बजने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। मेरे पास 2 ऑफरिंग चांस बाकी थे और मैं उन्हें वेस्ट नहीं कर सकता था। मुझे वापस सिटी ऑफ इटर्नल क्लॉक्स वाले ऑनल्टर की याद आई। उसका नंबर लो था और वो टाइम पर बेस्ट था। मतलब उसका रिवॉर्ड पक्का बहुत पावरफुल होगा। पर सही ऑफरिंग के लिए क्या दिया जाए, ये सोचते हुए मैंने रूम में सोचर रूम में चारों तरफ देखा। मेरी नजर एक पुराने डेस्क कैलेंडर पर गई। मेरे डैड इसे अपने ऑफिस से घर लाए थे इससे पहले कि उनकी मौत हो गई। मैंने इसे कभी फेंकने की हिम्मत नहीं की। यह कैलेंडर बहुत सारे मार्क्स से भरा हुआ था। सबसे डार्क मार्क 7 जून पर बना एक काला सर्कल था। यह वो दिन था जब एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की मौत हुई थी। ये वो दिन भी था जब मैं हर साल उनकी कब्र पर जाता हूँ। और आगे पलटने पर 15 सितंबर वो दिन था जब विवियन और मैंने डेट करना शुरू किया था। 24 दिसंबर उसका बर्थडे था। इसके अलावा भी कई सारे मार्क्स थे। पे डे, क्रेडिट कार्ड ड्यू डेट, किसी क्लासमेट की शादी, रेंट पेमेंट, कुछ अच्छे दिन, कुछ बुरे दिन। ये सब मिलकर एक ऐसी टाइमलाइन बनाते थे जो सिर्फ मेरी थी। अचानक उस क्लॉक ऑल्टर को लेकर मेरा आइडिया एकदम क्लियर हो गया। जो टाइम वो बनाता है वो फ्लॉलेस है। उसमें कोई डिविएशन नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई दर्द नहीं। वो एक मरी हुई दुनिया की तरह है। पर ये कैलेंडर अलग है। इसमें एक इंसान की पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी है। इसके अंदर का टाइम बिखरा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है और अनसर्टेनिटी से भरा है। ऐसा टाइम जो सच में जिंदा है। उस ऑल्टर को और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उसे टाइम की समझ चाहिए। ये सोचते ही मैं सीधा उस क्लॉक ऑल्टर की तरफ निकल गया। जब मैं दोबारा उसके सामने खड़ीढ़ा हुआ तो मैंने वो कैलेंडर निकाला और बहुत ही सीरियस होकर उसे सेंटर में रख दिया। परफेक्ट टाइम में कोई लाइफ नहीं होती। ये फुल ऑफ रिग्रेट्स वाला और इम्परफेक्ट लाइफ से भरा टाइम ही है जो सच में जिंदा है। क्या तुम्हें ये चेंज पसंद आया? मेरे शब्द खत्म होते ही ऑल्टर पर रखा वो कैलेंडर गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे टाइम खुद फ्रीज हो गया हो। मेरे आसपास सब कुछ एकदम खामोश हो गया और फिर अचानक गोल्डन लाइट का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ।
पूरी अनफिनिश्ड बिल्डिंग रोशनी से जगमगा उठी। इंसानी जिंदगियों के अनगिनत टुकड़े मेरी आंखों के सामने किसी अनकंट्रोल्ड स्लाइड शो की तरह फ्लैश होने लगे। उसी वक्त सेंटर में एक पुरानी पॉकेट वॉच मटेरियलाइज हुई। मैंने तुरंत आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की। पॉकेट वॉच ऑन ऑफ फेट, ग्रेड लेजेंडरी, पैसिव एबिलिटी। ये यूजर को आने वाले बदलावों के लिए एक एक्सट्रीम सेंसिटिविटी देती है। यूजर का रिएक्शन और जजमेंट टाइम आम इंसानों की पहुंच से बहुत आगे चला जाता है। ये पारच कर मेरे माथे पर सिकुड़न आ गई। इसका क्या फायदा? पर जैसे ही मैंने उस वॉच को अपनी मुट्ठी में बंद किया, एक ऐसा सेंसेशन मेरी बॉडी में दौड़ा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मुझे समझ आ गया कि मैं कितना बद्धा बेवकूफ था। ये वॉच रॉ स्ट्रेंथ या स्पीड नहीं देती, ये कंट्रोल और अवेयरनेस देती है। ये मुझे अपनी सुपर ह्यूमन विटेलिटी और स्ट्रेंथ को बिल्कुल एब्सोल्यूट प्रेसिजन के साथ यूज करने की पावर देती है। सेफ्टी के लिए मैंने जल्दी से पॉकेट वॉच ऑफ फेट को डायमेंशनल वॉल्ट में रख दिया और मुझे सरप्राइज मिला कि दुनिया के साथ उसका रेजोनेंस बिल्कुल कम नहीं हुआ। वो अभी भी काम कर रही थी। अब से अगर मुझ पर कोई स्नीक अटैक होता है तो मैं बिना अपने ट्रम्प कार्ड्स यूज किए उन्हें धूल चटा सकता हूं। मैंने दोबारा टाइम चेक किया। 10:40 पीएम ऑल्टर्स रिफ्रेश होने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम बचा था। सिर्फ एक लास्ट ऑफरिंग बची थी। पूरे एरिया को छानने के बाद भी मुझे सिर्फ 2 बेकार ऑल्टर्स मिले। एक किसी दलदल से कनेक्टेड था जहां बड़े बड़े मच्छर थे और दूसरा डंग बीटल्स की जन्नत था। तभी दूर से मुझे कुछ लोगों के चिल्लाने और गालियां देने की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। मतलब यहाँ और भी लोग थे। मैं तुरंत अलर्ट हो गया। नीचे झुककर मैं चुपके से आगे बढ़ा। एक खुले हुए स्टोरेज यार्ड में 2 ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ठीक उनके बगल में एक ऑल्टर था जो सॉफ्ट पिंक रोशनी से चमक रहा था। इसका शेप एक बहुत ही नाजुक और पतले हाथ जैसा था। मेरा दिल अपने आप जोर से धड़कने लगा। ये ऑल्टर किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैंने आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की और देखा। ऑल्टर नंबर 9269, कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द पैलेस ऑफ ब्लिस, एक सक्यूबस क्वीन जिसने अनगिनत जंग लड़ी है और अब वो नॉर्मल प्लेजर से बिल्कुल सुन्न हो चुकी है। उसे एक ऐसा फिजिकल सिमुलेशन चाहिए जो सीधा रूह को कंपा दे। ये पढ़कर मेरी सांसें अटक गईं। ऑल्टर का नंबर लो था पर डिस्क्रिप्शन खैर थोड़ा अनकन्वेंशनल था। फिर मैंने अपने आप अपने बैकपैक को थपथपाया और मुझे अंदर रखे एक आइटम की याद आई। ये तो परफेक्ट मैच था। ठीक उसी वक्त यार्ड में सिचुएशन बदलने लगी। उसी वक्त यार्ड में सिचुएशन पलटने लगी। एक तरफ एक मोटा सोने का चेन पहने हुए गंजा आदमी स्टैंडिंग था जिसके पीछे 1 दर्जन से ज्यादा गूंज थे। दूसरी तरफ सिर्फ 4 लोग थे। उनके सबसे आगे एक लंबी बहुत ही स्ट्राइकिंग सी औरत स्टैंडिंग थी। गंजे गून ने हंसते हुए 1 कदम आगे रखा। हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे भाइयों से चोरी की, जो भी है अभी के अभी हमें सौंप दो। साथ में कुछ एक्स्ट्रा खजाने भी शामिल कर देना तो शायद हम तुम्हें जिंदा बख्श दें। पर सामने स्टैंडिंग उस औरत ने बहुत ही शांत स्वर में सिर्फ एक शब्द बोला, दफा हो जाओ। गंजा गुस्से से पागल हो गया। भाइयों मारो इन्हें। जैसे ही वो 1 दर्जन गूंज चिल्लाते हुए आगे आए, उस औरत के पीछे स्टैंडिंग तीनों लोगों ने तुरंत एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लिया। वो औरत हाथ में डैगर लिए सीधा उन गन्स पर हमला कर गई। उसके साथी भी कोई कच्चे फाइटर्स नहीं थे। उनमें से एक जो पावर हाउस टाइप का था, एक स्टील के पाइप को बहुत बेरहमी से घुमा रहा था। बाकी 2 पैरों और ग्रोइन पर अटैक कर रहे थे। गूंस बहुत तेजी से हारने लगे। गंजा गुस्से में चिल्लाया और उसने उस पावर हाउस फाइटर को एक जोरदार किक मारी। उस आदमी के मुंह से तुरंत खून निकला और वो हवा में उछलता हुआ कुछ मीटर पीछे जा गिरा। गंजे के फाइट में आते ही पासा पूरी तरह पलट गया। उस औरत के साथ ही एक एक करके कटने लगे। गंजे ने उस औरत को एक शिपिंग कंटेनर के पास फंसा लिया पर वो पीछे नहीं हटी। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक आई। तुम सब मरोगे। गंजे को खतरे का एहसास हुआ और उसने पीछे हटने की कोशिश की पर उस औरत ने अपने हाथ में थामा हुआ एक फ्लैश बीड क्रश कर दिया। पूरे यार्ड में काला धुआं छा गया और उस धुएं के बीच से 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा मॉन्स्टर बाहर आया। होली क्रैप, एक ब्लैक लाइट मॉन्स्टर। गन्स खौफ के मारे जम गए पर इसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। वो मॉन्स्टर बाहर आते ही पलटा और उसने सबसे पास स्टैंडिंग उस पावर हाउस फाइटर को बीच से चीर दिया। गंजे की तो पैंट गीली हो गई। ये पागल है। ये औरत पूरी तरह पागल है। ये अपने ही लोगों को मार रही है। गूंस वहां से भागने लगे पर मॉन्स्टर ने उन्हें घेर लिया था। एक तरफा स्लॉटर शुरू हो गया। मैं साइड में स्टैंडिंग ये सब देख रहा था और मेरा दिल पागलों की तरह बीट कर रहा था। ये औरत सच में बहुत रुथलेस थी। बचने के लिए वो सबको अपने साथ नर्क में ले जाने को तैयार थी। वो एक चलता फिरता टाइम बम थी। कुछ ही मिनटों में वहां फाइट करने वाला सिर्फ वो गंजा गून ही बचा था जो भागने की स्ट्रगल कर रहा था। पर एक जंप मारकर मॉन्स्टर ने उसे जमीन पर दबा लिया। कुछ और मिनट बीते और वो यार्ड एक स्लॉटर हाउस बन चुका था। वो गूंस और उस औरत के साथी सब अब लाशें बन चुके थे पर वो मॉन्स्टर अभी भी शिकार खोजते हुए यहाँ वहां घूम रहा था। वो औरत जिसने उसे समन किया था वो एक पिलर के पीछे छुपी हुई थी और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने टाइम चेक किया और मेरे माथे पर तनाव आ गया। 11:50 PM। मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता था वरना मेरी आज की आखिरी ऑफरिंग वेस्ट हो जाती। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को बैलेंस किया और अपनी पूरी विटैलिटी को चैनलाइज किया। मैं सीधा उस वाइल्ड औरत की तरफ चार्ज कर गया। मर जा,
पिलर के पीछे छुपी उस औरत ने खतरे को तुरंत सेंस कर लिया, पर भागने की जगह उसने अपना डैगर थामा और मुझ पर काउंटर अटैक किया। उसने बहुत ही ट्रिकी एंगल से मेरा सीना चीरने की कोशिश की। अगर पुराना वाला ईथन होता तो इस वार से कभी बच नहीं पाता, पर सोर्स ब्लड और पॉकेट वॉच ऑफ फेट के होते हुए उसके अटैक की ट्रेजेक्ट्री मेरे लिए एक मजाक की तरह क्लियर थी। मैं ये भी प्रिडिक्ट कर सकता था कि मैं अगर बच गया तो वो अगला मूव क्या लेगी। मैंने अपनी बॉडी को हल्का सा टिल्ट किया और उसके वार से बच निकला। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, मैंने उसके हाथ को चीर कर रख दिया। एक और स्लैश से मैंने उसका दूसरा हाथ भी बेकार कर दिया। एक ही पल में उसके दोनों हाथ किसी काम के नहीं रहे। वो मुझसे रहम की भीख मांगने लगी। हम बात कर सकते हैं, प्लीज मिस्टर, मुझ पर कुछ दया करो। पर मेरी आंखें बर्फ की तरह सर्द थीं। कोई रहम नहीं। जब फाइट शुरू होती है तो उसे खत्म करना होता है। मैंने अपना फ्रूट नाइफ सीधा उसके गले की तरफ घुसा दिया। वो इस वार से किसी भी कीमत पर बच नहीं सकती थी, पर जैसे ही मेरा ब्लेड उसकी गर्दन को छूने वाला था, वो औरत जोर से चीखी और एक तेज पोप की आवाज के साथ वो अचानक एक ब्लड मिस्ट में बदलकर ब्लास्ट हो गई। मेरा ब्लेड हवा को चीरता हुआ खाली निकल गया। जब वो धुआं हटा तो वो औरत वहां से बिना कोई निशान बनाए गायब हो चुकी थी। मैं सुन्न रह गया। वो मरी नहीं, वो मेरे बिल्कुल सामने से बचकर निकल गई। ये किस तरह की इंसेनेबिलिटी थी। मुझे लगा था कि आज रात वो एक इजी किल होगी। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये दुनिया इतनी गहरी हो सकती है। इस तरह की सर्वाइवल स्किल के बारे में तो मैंने कभी सुना तक नहीं था। खैर, जो भी हो, वो इतनी जल्दी वापस आने की हिम्मत तो नहीं करेगी। ठीक उसी वक्त हवा को चीरती हुई एक रोर ने मुझे वापस रियलिटी में ला दिया। उस ब्लैक लाइट मॉन्स्टर ने मुझे देख लिया था। जैसे ही उसके पंजे मुझे चीरने वाले थे, मैंने एक छोटा सा कदम पीछे लिया और उसके हमले से बच गया। उसके अटैक के मिस होने पर जो छोटा सा गैप मिला, मैंने उसी का फायदा उठाया और अपने फ्रूट नाइफ से उसके पैर पर एक गहरा कट मार दिया। मॉन्स्टर दर्द से चीखा और उसने पलटवार किया, पर उसका हर एक मूव मुझे स्लो मोशन में दिख रहा था। पॉकेट वॉच ऑफ फेट का प्रेडिक्शन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। कुछ ही हमलों के बाद मैंने अपने सुपीरियर फुटवर्क और स्पीड का यूज करके उसे पूरी तरह घावों से भर दिया, पर मुझे उसका वीक स्पॉट नहीं मिल रहा था जो उसकी जान ले सके। जब मैं उसके आसपास नाचते हुए फाइट कर रहा था, मैंने आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की। उसके सिर के पीछे का हिस्सा लाल रंग से चमक रहा था, वही था उसका वीक स्पॉट। मैंने लाइट स्टेप लेगिंग्स का यूज करके हवा में एक बहुत ऊंची जंप मारी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो नाइफ सीधा उसके सिर के पीछे घुसा दिया। उसका विशाल शरीर एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। मैंने एक लंबी सांस ली। फाइनली काम तमाम। मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता था। मैंने डायमेंशनल वॉल्ट से अपना एबिसल ड्रैगन एग बाहर निकाला। डिनर टाइम लिटिल गाय। मैंने उसे मॉन्स्टर की लाश के पास रख दिया। वो एग जैसे जिंदा हो उठा। जमीन पर फैला हुआ खून आंखों के सामने गायब होने लगा। यहां तक कि मॉन्स्टर की लाश भी कुछ ही पलों में सूख कर कांटा हो गई। एग पर एक छोटा सा टेक्स्ट अपीयर हुआ, हैचिंग प्रोग्रेस 2%। मेरा दिल एक्साइटमेंट से पागलों की तरह बीट करने लगा। मेरी ब्रीडिंग स्ट्रेटजी काम कर रही थी। मैं बहुत खुश था। मैंने उस एग को वापस उस जगह पर रखा जहां दोनों ग्रुप्स की फाइट हुई थी। कुछ ही पलों में एग ने जमीन से खून की आखिरी बूंद भी चूस ली। लाशों के बगल में कुछ सफेद ऑर्ब्स चमकने लगे। मैंने उन्हें स्कैन किया। कोई काम की चीज नहीं थी। मैंने उन सबको डिमेंशनल वॉल्ट में रख दिया। घर जाकर मैं उन सबको सोर्स ब्लड में कन्वर्ट कर लूंगा। ये पूरा हॉल मेरे लिए एक जैकपॉट था। ये सब निपटाने के बाद मैंने अपनी नजर उस सेडक्टिव सक्यूबस ऑल्टर की तरफ घुमाई। सिमुलेशन चाहिए ना मेरी सक्यूबस क्वीन? तो आग और बर्फ का मजा लो। मैंने टाइगर बाम निकाला और उसे ऑल्टर पर रख दिया। वो नाजुक हाथ जैसे जिंदा हो उठा। एक पर्पल लाइट ने तुरंत मुझे घेर लिया। इतने मजबूत स्टिमुलेंट के साथ मुझे लगा था कि कम से कम रेड मिथिक लाइट तो मिलेगी, पर मुझे सिर्फ पर्पल लाइट मिली। लगता है इस क्वीन ने अपने टाइम में बहुत कुछ देखा हुआ है, पर अगले ही सेकंड कुछ अजीब हुआ। वो पर्पल एनर्जी फेड नहीं हुई। इसके बजाय वो ऑल्टर के ऊपर एक इंसान की शेप में इकट्ठा होने लगी। एक धुंधला सा फिगर धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मैंने अपने रिफ्लेक्स में अपना नाइफ जोर से थाम लिया, पर जो चीज बाहर आई वो एक परफेक्शन की मूर्त थी। एक बेहद खूबसूरत औरत जिसका फिगर एकदम परफेक्ट था। उसके सिर पर 2 छोटे और डेलिकेट डीमन हॉर्न्स थे और उसके पीछे एक हार्ट शेप वाली पूंछ प्यार से हिल रही थी। एक जिंदा सांस लेती हुई सक्यूबस। उसकी ड्रीमी आंखें मुझ पर लॉक हो गईं। मॉर्टल, तुमने मुझे खुश किया है। इसके रिवॉर्ड में मैं तुम्हें एक मौका दूंगी तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करने का। सक्यूबस की आवाज सुनकर मेरा गला सूख गया। मेरी बॉडी का खून ऐसी जगह पर रश करने लगा जहां उसे नहीं करना चाहिए था। होली क्रैप, क्या मैंने अभी अभी एक हिडन टियर वाइफ अनलॉक कर ली है? पर जैसे ही हवा में टेंशन तेज होने लगी, एक बहुत ही अजीब सी वाइब्रेशन ने सब कुछ खराब कर दिया। मेरे बगल में रखा एबिसल ड्रैगन एग पागलों की तरह शेक करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, उस काले एग से एक ऐसा खौफनाक सेक्शन फोर्स निकला जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो नई नवेली सक्यूबस अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। उसे साक्षात मौत का एहसास हो गया था। वो सेक्शन हर लॉजिक के बाहर था। उसने तुरंत उस सक्यूबस को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही उसने एग को टच किया, वो प्योर पर्पल एनर्जी में बदल गई और एग उसे निगल गया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। मैं अपनी जगह पर फ्रीज हो गया।
मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। ये अभी क्या हुआ? मेरी एपिक ग्रेड वाइफ कहाँ गई? जमीन पर रखे एग ने एक ऐसी आवाज निकाली जो एकदम सेटिस्फाइड बर्फ जैसी लग रही थी। फिर वो धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ वापस मेरे हाथों में आ गया। मैं उसे कांपते हुए हाथों से थामे हुए था क्योंकि एग पर लिखा हुआ टेक्स्ट पागलों की तरह ऊपर जा रहा था। हैचिंग प्रोग्रेस सीधा 41% पर जा पहुंची। एक एपिक ग्रेड सक्यूबस की एनर्जी इतनी ज्यादा थी। उसी वक्त मैंने देखा कि एग पर एक पर्पल ग्लो आ गया था और उस पर कुछ छोटे छोटे हार्ट शेप के मार्क्स छप गए थे। एक एबिसल ड्रैगन और उस पर छोटे हार्ट्स। एग प्यार से मेरे हाथों में नजल कर रहा था। मुझे पता था कि मेरी सक्यूबस वाइफ अब वापस नहीं आने वाली। मैंने गुस्से से उसके शेल पर एक उंगली चुभोई। इस नुकसान की भरपाई के लिए तुझे एक बहुत ही हॉट गर्ल बनकर हैच होना होगा, समझे? ठीक उसी वक्त आसमान से बिजली गरजने की आवाज आई। ग्रे बारिश शुरू हो गई थी। मैं भागकर पास ही एक शेड के नीचे छुप गया और कुछ ही सेकंड्स में उस पुरानी बैटल का हर एक निशान बारिश में धुलकर गायब हो गया। मैं अपने दिमाग में उस फाइट को रिप्ले कर रहा था। उस औरत का इस तरह से बच निकलना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वो अंधेरे में छुपे किसी जहरीले सांप की तरह थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं पास ही की एक 3 मंजिला बिल्डिंग में घुसकर छुप जाऊंगा, इस उम्मीद में कि शायद वो औरत वापस आए। एक सरप्राइज किल से इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। इधर मैं उस वीरान 3 मंजिला बिल्डिंग में छुपा हुआ था और ठीक उसी वक्त ड्रैगन नेशन की कैपिटल में अनोमाली अफेयर्स ब्यूरो के हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई थी। एक सफेद कोट पहने हुए रिसर्चर भागता हुआ कमांड सेंटर में अंदर आया। जनरल, गुड न्यूज, हमने ग्रे रेन का सीक्रेट क्रैक कर लिया है। जनरल ली ने हैरानी से ऊपर देखा। मुझे पूरी बात बताओ। प्रोफेसर कार्टर ने एक गहरी सांस ली। हमने इस बारिश में एक अननोन एक्टिव सब्सटेंस एनालाइज किया है। ये इंसानी शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये टेम्पोररी तौर पर सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को डिसेबल कर देता है। जनरल ली अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। कमांड सेंटर का हर एक सीनियर ऑफिसर शॉक में था। प्रोफेसर कार्टर बिना रुके बोलता गया, बारिश का पानी पूरी तरह इवेपोरेट होने के बाद ही पावर्स वापस आती हैं। मतलब आधी रात से लेकर सुबह 5 बजे तक जो भी पावरफुल सैक्रिफाइसर इस बारिश के टच में आता है वो वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। जनरल ली की आंखों में एक तेज चमक आ गई। अगर ये सच है तो हम इस बारिश वाली रातों का फायदा उठाकर उन सैक्रिफाइसर्स को पकड़ DDH सकते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। प्रोफेसर कार्टर ने आगे कहा, इस बारिश को स्टोर नहीं किया जा सकता, पर अगर हम इस एक्टिव सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट कर लें तो हम सप्रेसेंट्स या हाई प्रेशर वाटर कैनन्स बना सकते हैं। अगर वो ऐसा कर पाए तो ये उनके हाथों में सबसे धारदार वेपन होगा। इधर उस वीरान बिल्डिंग के अंदर मैं उस औरत का वेट करते हुए अपने फोन पर फोरम स्क्रॉल कर रहा था। अचानक मेरी स्क्रीन पर एक पोस्ट फ्लैश हुआ। शॉकिंग सीक्रेट, जब बारिश हो तो बाहर मत जाना, तुम वापस एक मर्टल बन जाओगे। जब मैंने उस पर टैप किया तो पोस्ट पहले ही डिलीट हो चुका था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि इसे जानबूझकर डिलीट किया गया है। अगर ये बात सच थी तो इसका मतलब था कि वो पागल औरत अब बारिश में ब्लड मिस्ट बनकर नहीं भाग सकती। पर तभी मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई। अगर मैं भी मॉर्टल बन गया तो फिर किसी का शिकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर मुझे क्रिम्सन थ्रोन से मिले सोर्स ब्लड की याद आई। डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा था कि वो परमानेंटली सॉलिडिफाइड है। मतलब वो कोई टेम्पररी बफ या इक्विपमेंट नहीं है, वो मेरी अपनी खुद की ताकत है। बारिश आर्मर को गला सकती है पर वो मसल्स को नहीं पिघला सकती। डायमेंशनल वॉल्ट भी एक सील्ड स्पेस था तो वो भी कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए। और मेरी पॉकेट वॉच ऑफ फेट उसी वॉल्ट के अंदर सेफ थी। मतलब मेरी परसेप्शन एबिलिटी भी इंटैक्ट रहेगी। इस ग्रे बारिश में जब दुनिया का हर पावरफुल इंसान एक कमजोर कीड़े में बदल जाएगा तब मेरा पावर ड्रॉप ना के बराबर होगा। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि इस बारिश वाली रात का मैं इकलौता गॉड हूं? मेरा दिल एक्साइटमेंट से फटने वाला था। मुझे इसे अभी टेस्ट करना था। मैं सीधा बाहर उस ग्रे रेन में जाकर खड़ी डिड्ढिया हो गया जिससे पूरी दुनिया डर रही थी। मेरे चेहरे पर एक खूंखार स्माइल आ गई जिसे मैं रोक नहीं पा रहा था। ये बारिश सारी एबिलिटीज को धो सकती थी पर सोर्स ब्लड से मिली मेरी बॉडी एनहांसमेंट को वो छू भी नहीं सकती थी। जब बाकी सब कमजोर हो रहे थे मैं इस रात का इकलौता गॉड था। दूसरी तरफ वो औरत जिसने मेरी वो खौफनाक ताकत देखी थी अपनी ब्लड एस्केप एबिलिटी का यूज करके अपनी हवेली में वापस पहुंच चुकी थी। उसके काले सूट वाले आदमियों ने जब उसे उस हालत में देखा तो वो पैनिक कर गए। एक बटर भागता हुआ आया, मिस स्केलेट आप इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो गई? बाकी लोग कहाँ हैं? स्कारलेट की आंखों में अभी भी खौफ था। वो सब मारे गए, यहाँ तक कि मैं भी उस अजनबी के हाथों मरने ही वाली थी। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसने तुरंत अपने बटलर को ऑर्डर दिया कि वो एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाए। वो किसी भी कीमत पर मेरा चेहरा कागज पर उतरवाना चाहती थी। इधर जैसे ही मैं वापस अपने स्लॉटर हाउस पहुंचा मैंने आज रात कलेक्ट किए हुए सारे बेकार आइटम्स को क्रिम्सन थ्रोन में डंप कर दिया। ये आइटम्स वैसे भी ग्रे बारिश में अपना असर खो देते थे तो इन्हें सोर्स ब्लड में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी को मजबूत करना ही बेस्ट था। 4 बोतल सोर्स ब्लड घटकने के बाद मैं अंदर गया और सो गया। सुबह 5 बजे मैं अपने रेगुलर टाइम पर उठा। मैंने कल रात ही फार्म ओनर बॉस वॉकर के साथ सारी सेटिंग कर ली थी। मुर्गियों का पहला बैच आ चुका था। मैं एक रूथलेस मशीन में बदल गया और प्रोसेसिंग शुरू कर दी। 500 मुर्गियां पूरी तरह कंज्यूम होने के बाद एबिसल ड्रैगन एग की हैचिंग प्रोग्रेस
42.3% तक पहुंची। 500 मुर्गियों के बदले सिर्फ 1.3%। क्या ये अंडा लिटरली एक मनी ईटिंग बीस्ट नहीं है? मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का डिसाइड किया। ऑल्टर्स के आने की वजह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बहुत बुरी तरह हिट हुई थी। फार्म ओनर भी टेंशन में था क्योंकि वो अपने लाइव स्टॉक को बेच नहीं पा रहा था। अगर मैं उसकी पोल्ट्री को जल्दी से हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में प्रोसेस कर दूं और उसे सेल्स चैनल्स हैंडल करने दूं तो मुझे सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लेनी होगी, जबकि मेरा अंडा अपनी जरूरत की एनर्जी चूस लेगा। ये एकदम परफेक्ट था। मैंने बॉस वॉकर को डायल किया। मैंने उसे सीधा अपना आइडिया बताया और हम तुरंत अग्री कर गए। उसी दोपहर बॉस वॉकर ने 500 मुर्गियां और डिलीवर कर दी। वो अपने कॉम्पिटिटर्स की मुर्गियां भी लाना चाहता था। मुझे पता था कि वो एक मिडलमैन बनकर बीच का कट खाना चाहता है, पर जब तक मेरा अंडा हैच नहीं हो जाता मुझे बस ज्यादा से ज्यादा पोल्ट्री चाहिए थी। बॉस वॉकर के जाने के बाद मेरा फ्लैश मिल वापस स्टार्ट हो गया। इस बार मैं सुबह की तरह सिर्फ एफिशिएंसी के पीछे नहीं भागा। इसके बजाय मैंने अपने हर एक कट के एंगल और फोर्स को कंट्रोल करने पर फोकस किया। ये एक यूनिक तरह की ट्रेनिंग थी। मुझे फील हो रहा था कि मैं और मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ब्लेड एक दूसरे के साथ पूरी तरह सिंक हो रहे थे। इस रेपिटेटिव काम ने मेरी पावर पर मेरा कंट्रोल और भी शार्प कर दिया। रात होते होते अंडे की हैचिंग प्रोग्रेस 43.6% तक पहुंच गई। मैंने अपना बैग टांगा और बाहर निकल पड़ा। रात का वक्त ऑफरिंग्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। शहर के दूसरे साइड विवियन और उसका बॉयफ्रेंड डेमन एक नाइट बार पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात विंस नाम के एक आदमी से हुई। पूरे 5 लाख युआन की इंट्रोडक्शन फीस देने के बाद विंस ने उन्हें एक मिस्टीरियस लोकेशन दी। जल्दी ही विवियन और डेमन वहां से ड्राइव करके निकल गए। रास्ते में डेमन अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक बार हम ब्लैक शैडो में घुस गए, जो इस रिवरसाइड सिटी का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस शहर में कोई हमें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारा वो लूजर एक्स और बाकी के वो सारे नोबडीज हमसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। विवियन की आंखों में भी एक एंटिसिपेशन की चमक आ गई। वो लूजर पक्का अभी भी किसी खटारे से रेंट के रूम में बैठकर अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा होगा। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे ब्लॉक किया। पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज तक नहीं भेजा है। इधर मुझे रास्ते में बहुत तेज छींक आई। मैं अभी अभी अपनी लाइफ के सबसे डार्केस्ट मोमेंट से गुजरा था। एक ऑल्टर ने मुझे सिर्फ एक ब्लू ग्रेड आइटम दिया था, विंड रनर बूट्स। ये आइटम मूवमेंट स्पीड को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता था, पर बारिश वाली रात में ये बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। जब मैं वापस जाऊंगा तो इसे सबसे पहले क्रिम्सन थ्रोन पर ऑफर करूंगा और देखूंगा कि ये किस ग्रेड के सोर्स ब्लड में कन्वर्ट होता है। रात के करीब 11 बज रहे थे। मुझे एक छोटी सी नदी के पास कुछ ग्लो करता हुआ दिखा। जैसे ही मैं पास गया मैंने देखा कि वहां एक ऐसा एल्टर था जो लेफ्ट और राइट साइड से बिल्कुल अलग था। लेफ्ट साइड में एक आग उगलने वाला फिनिक्स खड़े डरा था जो लाल रोशनी दे रहा था। राइट साइड में एक बहुत ही भारी और डल सा रूलर रखा हुआ था। मैंने तुरंत आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट की। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि ये दोनों ऑल्टर्स बीच में एक पतले से एनर्जी थ्रेड से जुड़े हुए थे। तो ट्विन ऑल्टर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं, पर मैं जितना इसे देख रहा था मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ रही थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऑल्टर ऑर्डिनरी नहीं था। फेनिक्स ऑल्टर 7766 कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द 9 हेवंस इमॉर्टल रेल्म। सेलिना नाम की एक बहुत ही प्राउड लड़की परेशान है। 3 साल पहले उसके मंगेतर ब्लेज की कल्टीवेशन पावर अचानक रिग्रेस कर गई थी। अब उसके फैमिली एल्डर्स उस पर सगाई तोड़ने का प्रेशर डाल रहे हैं। वो एक चौराहे पर खड़ी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा रास्ता चुने। रूलर ऑल्टर भी उतना ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। ऑल्टर नंबर 6677 कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द 9 हेवंस इमॉर्टल रेल्म। ब्लेज नाम का वो जीनियस लड़का जिसकी पावर्स मिस्टीरियस तरीके से रुक गई हैं, वो अब आसमान से जमीन पर आ गिरा है। हर कोई उसे एक यूजलेस कचरा समझकर ताने मारता है। वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहता है, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। ये पेयर कर मेरा दिल पागलों की तरह ढकने लगा। सेलिना और ब्लेज, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि ये स्टोरी किस तरफ जा रही है। पर्दे के पीछे बैठा पपेट मास्टर होने के नाते मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर मैं सेलिना को यह सगाई तोड़ने के लिए पुश नहीं करता तो ब्लेज कभी उस निराशा की गहराई में अपनी हिडन पावर अवेकन नहीं कर पाएगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे इस स्टोरी को फॉलो करना ही था और एकदम क्रिटिकल मोमेंट पर आग लगानी थी। सेलिना शायद हार्टलेस नहीं थी, पर उसकी फैमिली के प्रेशर ने पहले ही सगाई तोड़ने का बीज बो दिया था। तो क्यों ना इस ब्रेकअप को और भी ज्यादा वायलेंट बना दिया जाए। ब्लेज को एकदम किनारे तक धकेलने से ही मेरा रिवॉर्ड मैक्सिमाइज होगा। मैंने तुरंत एक पेन और पेपर पकड़ा और आग में घी डालने वाला मैसेज लिखना शुरू किया। सेलिना, एक फीनिक्स कभी चिद्धियों के झुंड के साथ कैसे उड़च सकती है। कल्टीवेशन का रास्ता बहुत ब्रूटल है। वो अब तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। शिखर तक पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसे काटना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। मैंने वो पेपर फीनिक्स ऑल्टर में डाल दिया। ऑल्टर ने एक हल्का सा खिंचाव क्रिएट किया और पेपर गायब हो गया। अचानक ऑल्टर के ऊपर एक विजन स्क्रीन चालू हो गई। सेलिना अपने हाथ में ब्लेज से मिला सगाई का पेंडेंट पकड़े हुए बुरी तरह रो रही थी। दरवाजे के बाहर से उसकी फैमिली के एल्डर्स की सख्त आवाज आ रही थी। सेलिना, जिद करना बंद करो। हमारे पूर्वजों ने फैसला कर लिया है कि ब्लेज की फैमिली अब नोलन फैमिली में शादी करने के लायक नहीं रही। उसने अपने होंठ जोर से काटे। ठीक उसी वक्त
एक लाल रंग का पंख खिड़की से उड़ता हुआ आया और उसके हाथों पर आकर गिरा, जिसके साथ एक पर्ची बंधी थी। उस पर लिखा मेरा मैसेज पढ़ने के बाद वो अचानक कांपी और खुद से फुसफुसाने लगी। एक फिनिक्स कभी चिद्दियों के झुंड के साथ कैसे उड़ सकती है? उसकी आंखों का सारा कंफ्यूजन मिट गया। उसकी फिनिक्स ब्लड लाइन उबलने लगी। उसने अपने हाथ में रखा वो जेड पेंडेंट चकनाचूर कर दिया और बिना पीछे मुद्दे अपने एल्डर्स के साथ ब्लेज के घर की तरफ निकल गई। जब ऑल्टर से वो विजन धुंधला हुआ, मैं ऑफिशियली इस ब्रेकअप का मास्टरमाइंड बन चुका था, पर ऑल्टर पर कोई रिवॉर्ड नहीं आया। क्या सिस्टम को दोनों साइड्स की स्टोरी प्ले आउट होने का वेट है? मैंने अपनी नजर हैवी रूलर ऑल्टर की तरफ घुमाई। मैंने दोबारा पेन उठाया और एक और मैसेज लिखा। समतल जमीन पर खद्देदा बाघ कभी सिर नहीं झुकाता, बस हवा के रुख बदलने का इंतजार करो और फिर इन पहाड़ों और नदियों पर हंसो। किस्मत बदलती रहती, कभी किसी गरीब लड़के को नीचा मत समझना। ये लिखने के बाद मेरे अपने सिर में खून खौलने लगा। मैंने वो पर्ची सीधा ऑल्टर पर दे मारी, एक बहुत जोरदार धमाके के साथ। इस बार का कार्मिक विजन पहले वाले से भी ज्यादा वायलेंट तरीके से बाहर आया। ब्लेज की फैमिली के हॉल में माहौल बहुत घुटन भरा था। सेलिना का एक्सप्रेशन एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। उसके पीछे खड़े एल्डर्स की आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। नोलन फैमिली ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि ब्लेज फैमिली के साथ हमारी सगाई टूट चुकी है। एक मेंढक हंस को पाने के सपने देख रहा है। हमारी होली मेडन के फ्यूचर को नीचे खींचने के बारे में सोचना भी मत। वहां मौजूद लोगों के ताने सुनकर ब्लेज ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके सीने में बेइज्जती का एक समंदर उबल रहा था। उसने पास खड़ेढ़ी सेलेना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा रेजोल्यूशन था। ठीक है फिर आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद ब्लेज पीछे पहाड़ा पर खदा आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ा रहा था। वो टूटने ही वाला था कि तभी हवा में उड़ती हुई मेरी पर्ची सीधा उसके चेहरे पर आकर गिरी। वो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसने वो पर्ची खोली और उस पर लिखे वो ओवर ड्रामेटिक शब्द उसकी आंखों के सामने फ्लैश हुए। किस्मत बदलती रहती है, कभी किसी गरीब लड़के को नीचा मत समझना। ब्लेज का शरीर बहुत बुरी तरह कांपने लगा। उसके दिल में जो आग बुझने वाली थी वो अचानक वापस भड़क उठी। मेरी किस्मत मेरी है, आसमान की नहीं। मैं ब्लेज कभी गुमनामी के अंधेरे में नहीं डूबूंगा। जैसे ही उसका कन्विक्शन अपने पीक पर पहुंचा, उसके दाएं हाथ में पहनी हुई एक काली अंगूठी से बहुत तेज रोशनी फूटी। एक ऐसी ओरा जो सदियों से सो रही थी वो उसके अंदर से जाग उठी। छोटे लड्डा के, तुमने इन सालों में बहुत कुछ सहा है। बाहर विजन स्क्रीन उसी पल चकनाचूर हो गई। टाइम और स्पेस को पार करती हुई एक भयानक एनर्जी सीधा अल्टर से टकराई। मुझे समझ आ गया था कि इस बार का रिवॉर्ड धरती हिला देने वाला होगा। इसका ग्रेड क्या होगा? मैं आंखें फाड़ा कर दोनों ऑल्टर्स को घूरने लगा। लेफ्ट साइड वाला फिनिक्स ऑल्टर फटा और उसमें से एक ब्लैक लाइट का पिलर आसमान की तरफ शूट हुआ। एक बहुत ही खौफनाक ओरा बाहर निकली जो पूरी तरह से नफरत और गुस्से में डूबी हुई थी। होली क्रैप! ब्लैक लाइट! मेरा काम तमाम हो चुका था। मुझे यहां से तुरंत भागना था, पर ठीक उसी पल राइट साइड वाला हैवी रूलर ऑल्टर भी एक एनर्जी पिलर के साथ ब्लास्ट हुआ। अंधी कर देने वाली रेड लाइट ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। मैं अपनी जगह पर जम गया। रेड लाइट, मैं अब कहीं नहीं भागने वाला। दोनों ऑल्टर्स के रिवॉर्ड्स की तरफ देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। एक तरफ आसमान फाड़ती हुई ब्लैक लाइट और दूसरी तरफ वो रेड लाइट जो किसी को भी पागल कर दे। मैंने एक ही पल में अपना फैसला कर लिया। भागना नहीं है। मैं पलटा और सीधा हैवी रूलर ऑल्टर की तरफ पूरी स्पीड में भागा और रेड लाइट के अंदर से वो आइटम छीन लिया, एक डैगर जो काले धुएं से घिरा हुआ था। ठीक उसी वक्त मेरे पैरों के नीचे की जमीन बहुत बुरी तरह कांपी। ब्लैक लाइट ओमेल्टर से एक फिगर बाहर निकली। उसका चेहरा काफी हद तक सेलेना से मिलता जुलता था, पर उसके एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ पागलपन था और उसकी आवाज से नफरत टपक रही थी। तुमने मुझे उसे खोने पर मजबूर किया। मैंने तुरंत आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट की। सेलेनाज इनर डीमन रेथ, ग्रेड एपिक, एक रिजेंटमेंट कैलेमिटी जो ट्विस्टेड कार्मा से पैदा हुई थी। इसकी ब्लड लाइन बिल्कुल सेलिना जैसी थी। पर्सनैलिटी ऑब्सेसिव और पागल। मैंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, पर उस रेत ने पलक झपकते ही मेरा पीछा कर लिया। एक बहुत ही भयानक फोर्स मेरे सीने से आकर टकराई। मेरी स्टील जैसी टफ बॉडी होने के बावजूद मेरे मुंह से खून का एक फव्वारा निकल गया। मेरा दिल खौफ से बैठ गया। होली क्रैप! मैं इससे फाइट कैसे करूंगा? वो रेत तुरंत मेरे करीब आ गई। उसने सीधा मेरे गले पर एक पंच मारा। पॉकेट वॉच ऑफ फेट पागलों की तरह वार्निंग दे रही थी। मैंने पीछे की तरफ जंप मारी, उस वार को डॉज किया और पलटकर उस रेत पर वार कर दिया। मुझे लगा था कि मेरा डैगर उसके डिफेंस को कभी नहीं भेद पाएगा, पर वो बिना किसी रेजिस्टेंस के उसके अंदर घुस गया। मेरी आंखों में चमक आ गई। ये डैगर कोई मजाक नहीं था। वो रेत दर्द से चीखी और पीछे हट गई। वो क्लोज रेंज में इंगेज करने से रिफ्यूज कर रही थी। फिर उसने मेरी तरफ एक काले रंग की आग का गोला फेंका। मैं रोल करते हुए बाल बाल बचा। फिर मैंने ऑफेंसिव जाने की तैयारी की। अगर ये डैगर उसका डिफेंस तोड़ सकता था तो उसे मारना इम्पॉसिबल नहीं था। मैंने आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की। उस रेत के पेट पर पर्पल लाइट फ्लिकर कर रही थी। वही उसका वीक स्पॉट था। मैं आगे की तरफ लपका और सीधा उसके पेट पर वार किया। उसने ब्लॉक करने की कोशिश की और अपने एक हाथ से मुझ पर स्वाइप किया। मैंने एक ही पल में अपने डैगर का एंगल चेंज किया और उसके पेट पर एक बहुत गहरा कट मार दिया।
पर उसके तीखे नाखूनों ने मेरे बाएं हाथ को बहुत गहराई तक फाड़ेच दिया। उस रेत के पेट की लाइट डिम होने लगी। फिर हम दोनों आमने सामने एक दूसरे पर वार कर रहे थे। मैंने उसके पेट का वो घाव और गहरा कर दिया, पर बदले में उसने मुझे एक ऐसा स्मैश मारा कि मैं हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जब मैं उठने की स्ट्रगल कर रहा था, मुझे लगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। उस रेत के पेट की लाइट अब बहुत ज्यादा डिम हो चुकी थी। उसने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा और अपनी बॉडी की पूरी नफरत को एक जगह इकट्ठा करने लगी। एक बहुत विशाल ब्लेड पलक झपकते ही फॉर्म हो गई और वो मुझे बीच से काटने के लिए नीचे आई। ये बिल्कुल वही ओपनिंग थी जिसका मैं वेट कर रहा था। मैंने अपना टिकट टू एक्ट 4 बाहर निकालकर फेंक दिया। उस रेत की वो जायंट ब्लेड हवा में ही गायब हो गई। उसके चेहरे पर अचानक बहुत सारा कंफ्यूजन और रिग्रेट आ गया। मैं अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ा और उसके पेट पर बार बार डैगर से वार किया। आखिरकार उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। फाइट खत्म हो चुकी थी। मेरा पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। मेरा बायां हाथ और पसलियां सब टूट चुकी थी। फिर भी मैं अपना ड्रैगन एग नहीं भूला। मैंने उसे बाहर निकाला और जमीन पर पड़े ढेर उस काले खून को चूसने के लिए छोड़ दिया। हैचिंग प्रोग्रेस बहुत तेजी से बढ़ी और फाइनली 49.6% पर आकर रुक गई। उसी वक्त आई ऑफ ट्रूथ ने कुछ बहुत ही अजीब पकड़ था। हवा में जो नफरत बची हुई थी वो गायब नहीं हो रही थी। इसके बजाय वो सारी नफरत उस काले डैगर के अंदर खींचती जा रही थी। तब मुझे याद आया कि मैंने अभी तक इसकी प्रॉपर्टीज चेक ही नहीं की थी। आई ऑफ ट्रूथ के एक्टिवेट होते ही डैगर की इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। सोल डैगर, बेसिक ग्रोथ प्रोग्रेस 97 पॉइंट्स, ग्रेट ग्रोथ टाइप मिथिक। ये डैगर आत्माओं दैनिक नफरत और डर को निगलकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। इसे पकड़ी दिखने वाले यूजर को मेंटल करप्शन के खिलाफ एक बहुत ही मैसिव रेजिस्टेंस मिल जाता है। मेरी आंखों में खुशी की एक चमक आ गई। एक और मिथिक ग्रेड आइटम, और वो भी ऐसा जो मेंटल अटैक्स को रोक सकता है। ये बिल्कुल वही चीज थी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। सोर्स ब्लड मुझे भयंकर फिजिकल ताकत दे सकता था, पर अगर कोई मुझे मेंटली कंट्रोल करके वेजिटेबल बना दे तो मेरी सारी ताकत धरी की धरी रह जाती। इस डैगर ने मेरी वो सबसे बड़ी गैप भर दी थी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मेरे अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आई। मैंने अपना फोन चेक किया। 11:40 PM। मैं अपनी टूटी हुई पसलियों और घायल शरीर को घसीटता हुआ स्लॉटर हाउस की तरफ बढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त 3 ऑफ रोड गाड़ियां पूरी स्पीड में इसी लोकेशन की तरफ बरच रही थीं। गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठे कमांडर रायन का चेहरा बहुत डार्क और सख्त था। पिछले 2 दिनों ने उन्हें लगभग पागल कर दिया था। पहले सिटी सेंटर में वो खौफनाक लाल रोशनी, फिर उस अबैंडन्ड फैक्ट्री में वो सुनहरी रोशनी, और अब वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में एक और लाल रोशनी का पिलर फूट पड़ा था। इस बार उन्हें हर हाल में कुछ सुराग चाहिए था, पर उनके बगल में बैठी एजेंट एमिली की आवाज कांप रही थी। कमांडर, अगर हम मिडनाइट से पहले नहीं पहुंचे तो बैटल का हर एक निशान और रिसाइडल एनर्जी बारिश में धुल जाएगी। जब उनका कन्वॉय वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ तबाही का मंजर था। जमीन पर लड़ाई के क्लियर निशान थे और थोड़ी दूर पर एक ऐसी लाश पड़ी थी जो ना तो इंसान की थी और ना ही किसी डीमन की। रायन ने तुरंत अपनी टीम को सबूत इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया और एमिली को एनर्जी रिवाइंड यूज करने का सिग्नल दिया। एमिली तेजी से आगे बढ़ी। उसने अपनी हथेलियां जोड़ दी और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही एक सॉफ्ट नीली रोशनी उसके आसपास फैली और विजन उसके सामने आने ही वाला था, अचानक उसके शरीर को एक भयानक झटका लगा। उसने मुंह से खून की उल्टी की और बेहोश होकर पीछे की तरफ गिर पड़ी। रायन शॉक में था और उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। ठीक उसी पल आसमान से बारिश की कुछ बूंदें गिरनी शुरू हुई और एक तेज बिजली कड़चकी। मिडनाइट आ चुकी थी। ग्रे रेन ने फिर से हर एक सुराग धो डाला। ऑल्टर और जमीन पर पड़ा खून सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो गया। किस्मत से टीम का एक मेंबर भागता हुआ आया और उसने रिपोर्ट की, हमने खून की कुछ बूंदें कलेक्ट कर ली हैं। रायन ने अपने दांत पीसे। हेडक्वार्टर को तुरंत रिपोर्ट करो, सबको नोटिफाई कर दो। आज रात सारे लोग अलर्ट पर रहेंगे। इधर मैं फाइनली अपने स्लॉटर हाउस पहुंच गया था। मेरी इंजरीज इतनी गहरी थीं कि मुझे वापस चलकर आने में 2 घंटे से भी ज्यादा लग गए थे। मैंने सबसे पहले अपने विंडरनर बूट्स को क्रिम्सन थ्रोन पर ऑफर कर दिया। एक बिल्कुल नई सोर्स ब्लड की बोतल मेरे सामने आ गई। ग्रेड अनकमन, एक बार एब्जॉर्ब करने पर ओवरऑल वाइटलिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। परमानेंट एनहांसमेंट, वाइटलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली बात पढ़ते ही मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया और मैंने उसे एक ही सांस में गटक लिया। मेरी बॉडी बहुत जोर से कांपी। एक भयानक पावर मेरे अंदर रैम्पेज करने लगी। मेरी टूटी हुई हड्डियां और गहरे घाव पागलों की स्पीड से रिजनरेट होने लगे। ये अनकॉमन ग्रेड का सोर्स ब्लड एक अल्टीमेट लाइफ सेविंग एलिक्सिर था। कुछ ही पलों में मेरे घाव सूख कर भरने लगे। मैंने अपना सोल डैगर दोबारा बाहर निकाला। आज रात की फाइट ने मेरे और इस वेपन के बीच एक गहरा बॉन्ड बना दिया था। कल से मुझे मुर्गियों का कत्लेआम वापस शुरू करना होगा। अब से मेरी काटी हुई हर एक मुर्गी मेरी स्ट्राइकिंग टेक्निक को शार्प करेगी, ड्रैगन एग की प्रोग्रेस बढ़ाएगी और सोल डैगर की ग्रोथ करेगी। एक ट्रू 3 in 1 परफेक्ट साइकिल। अगली सुबह मैंने देखा कि मेरे घाव लगभग पूरी तरह से हील हो चुके थे। मैंने 5 फ्रेश माचिसें ऑफर की। सोर्स ब्लड की 4 बोतलें पीने के बाद मैंने बॉस वॉकर को कॉल किया और उसे कहा कि उसके पास जितना भी स्टॉक है सब ले आए। 1200 मुर्गियां कुछ ही देर में आ गईं।
मैंने अपना सोल डैगर बाहर निकाला और ट्रेनिंग शुरू कर दी। पूरी सुबह की प्रोसेसिंग के बाद सोल डैगर की ग्रोथ 197 पॉइंट्स तक पहुंच गई। ड्रैगन एग को भी एक और पॉइंट मिला और फाइनली उसकी हैचिंग प्रोग्रेस 54% पर आ गई। ठीक उसी वक्त एग में फाइनली एक हलचल हुई। शेल में एक छोटी सी दरार पड़ी और उसमें से एक फ्लफी सी पूंछ बाहर निकली, जिसके एंड पर बिल्कुल वैसा ही हार्ट शेप था। क्या जो सक्यूबस उसने निगली थी उसकी भी बिल्कुल वैसी ही पूंछ नहीं थी? वेल, मेरे अपने हाथों से पाले हुए इस ड्रैगन एग से मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मैंने कहा, इस नुकसान की भरपाई के लिए तुझे मेरे लिए एक क्यूट सी लिटिल ड्रैगन गर्ल बनकर ही हैच होना पड़ेगा। दूसरी तरफ स्कारलेट और उसका ग्रुप उसी अबैंडन्ड स्टोरेज यार्ड में पहुंचे। जो औरत उसके साथ चल रही थी वो और कोई नहीं बल्कि विवियन थी। अपनी इंसान लक की वजह से विवियन अब ब्लैक शैडो जैसे अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की एक कोर मेंबर बन चुकी थी। अचानक विवियन ने कुछ कंफ्यूजन के साथ पूछा, इतनी सुनसान जगह पर क्या वो मास्टर सच में यही है जिसके बारे में आपने बताया था? स्कारलेट मुद्दी और उसने उसे एक बहुत ही बर्फीली नजर से घूरा। ये मत सोचो कि तुम्हारी अच्छी किस्मत तुम्हें बकवास करने का हक देती है। वो आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारे जैसे कचरे को कुचलने के लिए उसे सिर्फ एक उंगली की जरूरत है। अगर खबरी ने ये नहीं बताया होता कि कल रात यहाँ रेड लाइट दिखी थी तो मैं वापस यहाँ आने का रिस्क कभी नहीं लेती। थोड़ी ही दूर पर एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग की छत से एक फिगर चुपचाप स्कारलेट के ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहा था। ब्यूरो को रिपोर्ट कर रहा हूं। वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स के अबैंडन्ड स्टोरेज यार्ड में सस्पिशियस टारगेट स्पॉट हुआ है। रिवरसाइड सिटी के एनोमली अफेयर्स ब्यूरो के अंदर कमांडर रायन ने यह रिपोर्ट सुनी। उसके सख्त और डार्क चेहरे पर फाइनली एक राहत की झलक आई। आखिरकार कोई तो लीड मिली। मिथिक ग्रेड का ड्रैगन एग और डैगर दोनों मिलने के बाद मैंने सिर्फ एक सुबह में 1000 मुर्गियां प्रोसेस कर डाली थी। सोल डैगर और ड्रैगन एग दोनों की प्रोग्रेस बहुत तेजी से सर्ज हुई थी। मेरा मूड बहुत ग्रेट था और मैं शहर में वापस जाकर ऑफरिंग्स के मौके खोजने के लिए तैयार था। पर जैसे ही मैंने भीड़ दबादच वाली पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर कदम रखा, एक बहुत ही दर्दनाक और निराश चीख ने हवा को चीर दिया। एक अधिद्ध उम्र का आदमी एक खाली बॉक्स को सीने से लगाए पागलों की तरह रो रहा था। मेरी बीवी मुझे छोड़ हच कर चली गई। मेरी बेटी मुझे पहचानती तक नहीं। अब जीने का क्या मतलब है? उसके बगल में स्टैंडिंग सिक्योरिटी कैप्टन बहुत इरिटेटेड लग रहा था। तुझे क्या लगा ये कोई विशिंग वेल है? जब तू एक डिजेनरेट ज्वारी की तरह अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था तब तूने नतीजों के बारे में सोचा था। आसपास के लोगों की बातों से मुझे पूरी कहानी समझ आ गई। उस आदमी ने अपना घर बेच दिया, एक जेड पेंडेंट खरीदा सिर्फ आज की इस एक ऑफरिंग के लिए और उस ऑल्टर ने बदले में उसे एक बिल्कुल यूजलेस लकड़ी की छिटड़ी दे दी। मैंने उस ऑल्टर की तरफ देखा जिसने ये ट्रेजेडी की थी। इसकी शेप अजीब थी और ये गोल्ड लाइट से चमक रहा था। कोई हैरानी नहीं कि इस आदमी ने यहाँ अपना सब कुछ गैम्बल कर दिया। मैंने आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की। ऑल्टर नंबर 17626 कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द गॉब्लिन्स अबैंडन्ड वॉल्ट। एक गॉब्लिन कलेक्टर जो सोने और जेवरों से बोर हो चुका है और अब उसे दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल चीजें कलेक्ट करनी है। ये पाकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस बेवकूफ आदमी ने बैंकरप्ट होकर जो जेड पेंडेंट खरीदा था वो उसने एक टेक ऑब्सेस्ड गोब्लिन को ऑफर कर दिया। इस कहानी का एंड तो पहले से ही तय था। सिक्योरिटी कैप्टन ने अपने आदमियों को उसे घसीट कर ले जाने का इशारा किया। तभी भीड़ के बीच से एक बहुत ही एरोगेंट आवाज गूंजी, रुको। एक बहुत ही स्टनिंग और सिलेक्टिव फिगर चलते हुए आगे आई। ये कोई और नहीं बल्कि विवियन थी। वो अपनी ठुड्डी उठाकर लोगों की लालची नजरों को एंजॉय कर रही थी। फिर उसने उस अधिद्यच उम्र के आदमी को देखा। अगर तुम मर गए तो तुम सच में सब कुछ हार जाओगे। क्या अपना सब कुछ वापस पाना चाहते हो जो तुमने खोया है? उस आदमी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। हाँ, मैं चाहता हूं। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अगर तुम्हें गैम्बल करने के लिए रोज ऑफरिंग्स चाहिए तो मेरे साथ चलो। विवियन ने अपनी चुटकी बजाई। उसके पीछे स्टैंडिंग कई बॉडीगार्ड्स ने उस आदमी को तुरंत उठा लिया। भीड़ हैरान थी। क्या ये ब्यूटी यहाँ चैरिटी करने आई है? क्या हमेशा अमीर आदमी मासूम लड़कियों को नहीं रखते थे? ये उल्टा कैसे हो रहा है? भिड्डक के किनारे स्टैंडिंग डोगन्स ये बातें सुनकर हंसने लगे। तुम लोग समझे नहीं, इसे फार्मिंग कहते हैं। बहुत से लोगों के पास ऑफरिंग के लिए पैसे नहीं है, पर कुछ लोगों के पास दुनिया भर का पैसा है, लेकिन उनके पास डेली ऑफरिंग्स की एक लिमिटेड काउंट है। यहीं पर ये फार्म किए हुए लूजर्स काम आते हैं। ये लोग ऑफरिंग्स से जो भी जीतते हैं वो सीधा टॉप के लोगों को जाता है। अगर ये कोई अच्छा आइटम निकालते हैं तो इन्हें सी फूड और लेविश लाइफ दी जाती है। अगर ये कुछ नहीं निकालते तो इन्हें तब तक निचोड़ा जाता है जब तक ये बिल्कुल यूजलेस ना हो जाए। आखिरी बूंद तक चूस लिया जाता है। इसीलिए इन्हें ह्यूमन स्लॉट मशीन्स कहा जाता है। मैं साइड में स्टैंडिंग ये सब बिल्कुल साफ सुन रहा था, पर दूसरों की किस्मत से मुझे कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही मैं वहां से जाने के लिए मुद्दा, पीछे से एक आवाज आई, ओए तू रुक जा। मैंने विवियन की आवाज पहचान ली, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चलता रहा। क्या तू बह रहा है? मैंने कहा रुक जा। एक ही पल में कई काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स ने दौड़ ढकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे मजबूरन रुकना पड़ा और मैं धीरे से पलटा। विवियन के चेहरे पर एक बहुत ही ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन था। जब से वो ब्लैक शैडो से जुड़ी थी, जो शहर का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है,
उसकी लगातार ग्रीन लाइट्स की स्ट्रीक ने उसे ग्रुप के अंदर एक स्टार बना दिया था, पर मैं उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। मेरे जैसे लूजर की इतनी हिम्मत कि मैंने उसे ब्लॉक और डिलीट कर दिया, और अब मैं खुद चलकर उसके सामने आ गया था। उसने अपने हाथ बांधे और एक बहुत ही मॉकिंग स्माइल के साथ मुझे देखा। तूने मुझे ब्लॉक किया था ना, फिर भी तू मुझे खोजते हुए यहाँ आ ही गया। अब पछता रहा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। भीड़ में ठहाके गूंजने लगे और लोग बातें बनाने लगे। ये गिगोलो कहाँ से आ गया? शायद इसका एक्स है। एक मेंढक हंस को पाने के सपने देख रहा है, पर मेरे पेट में इस वक्त चूहे कूद रहे थे। मेरे पास विवियन के लिए ज़ेरो पेशेंस था। मेरा कोई भी रिएक्शन ना देखकर विवियन फाइनली फट पड़ी। वो अपना नाटक चालू रखे हुए थी। अचानक सबके सामने उसने अपनी राइट हाई हील उतारकर अपनी ब्लैक स्टॉकिंग निकाल दी। तू चाहता था ना कि मैं तुझ पर दया करूं? अपने घुटनों पर बैठ और मेरे पैर चूम। मैं तुझे कुत्तों के खाने के लिए 20,000 युआन दूंगी। उसने अपने बैग से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। भीड़ा फिर से पागल हो गई। इसकी तो लॉटरी लग गई। चाट ले इसे। ये देवी इस पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्या मैं इसकी जगह ले सकता हूँ? इन बेवकूफों की आवाजों ने मुझे मेरी भूख से बाहर निकाला। ये औरत क्या बकवास कर रही है? क्या ये सिर्फ मेरे ओपन एयर फूड स्टॉल तक जाने का टाइम वेस्ट नहीं कर रही? मुझे अपनी जगह से ना हिलता देख विवियन फाइनली पागल हो गई। अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठ। पर उसके शब्द खत्म होते ही एक शार्प स्मैक की आवाज गूंजी, जो इतनी तेज थी कि उसने आसपास के सारे शोर को शांत कर दिया। विवियन का खूबसूरत चेहरा झटके से पीछे की तरफ घूमा। उसकी गोरी स्किन पर एक लाल रंग के हाथ का निशान छप गया। फिर मैंने उसे एक और बैकहैंड थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि वो सीधा जमीन पर जा गिरी। विवियन अपना चेहरा पकड़कर शौक में थी। उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत मुझ पर झपटे, पर कुछ ही डल थर्ड्स के बाद वो दर्द से चीखते हुए हवा में उड़ डे रहे थे। मैं कांपती हुई विवियन के पास गया और उसे एक कॉन्टेम्प्टस लुक देते हुए बोला, यू विश। और मैं वहां से बिना पीछे मुद्दे सीधा निकल गया। पूरी भीड़ शौक में मुझे जाते हुए देख रही थी। ठीक उसी वक्त भीड़ में स्टैंडिंग एक आदमी ने तुरंत अपना फोन निकाला और रिपोर्ट की। टारगेट पीकॉक का अभी अभी पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर एक बहुत वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन हुआ है। जब से स्कारलेट और विवियन अबैंडन्ड स्टोरेज यार्ड में दिखे थे, वो एनोमली अफेयर्स ब्यूरो के रेडर पर थे। पीकॉक विवियन का कोड नेम था और अंडरकवर स्काउट्स उसके हर एक मूव पर नजर रखे हुए थे। उस आदमी ने अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू की। सामने वाला आदमी उसका एक्स बॉयफ्रेंड लग रहा है और उसके पास बहुत तीखी कॉम्बैट स्किल्स हैं। उसने बॉडीगार्ड्स को ऐसे उठाया जैसे वो कोई गेम खेल रहा हो। एनोमली अफेयर्स ब्यूरो के अंदर रायन ने ये रिपोर्ट सुनी और कहा, गॉट इट, माइनर स्कफल है, इसे लॉग कर लो, नजर रखो। पर पास ही फाइल्स पढ़ रही एमिली ने अचानक कहा, रुको। उसने खबरी की भेजी हुई फोटो को ध्यान से देखा। फोटो में मेरा फिगर धुंधला था, पर उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। रायन ने अपना काम छोड़ा और तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें पक्का याद है? तुमने इसे पहले देखा है? पर एमिली जितना भी याद करने की कोशिश कर रही थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। शायद वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। रायन की आंखें स्क्रीन को घूरते हुए फ्लिकर हुई। 2 लोगों को भेजो। विवियन के एक्स बॉयफ्रेंड की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। उसका बैकग्राउंड चेक रन करो। बॉडीगार्ड्स को ऐसे हवा में उड़ाना मतलब उसे ऑल्टर्स से कोई बहुत सॉलिड पावर मिली है। इधर मैं सीधा अपने उस जाने पहचाने ओपन एयर फूड स्टॉल की तरफ निकल गया। वो जगह हमेशा की तरह लोगों से खचाखच भरी हुई थी और वहां बहुत चहल पहल थी। मैंने एक खाली सीट खोजी और अपनी कुछ फेवरेट डिशेस ऑर्डर कर दी। तभी एक 40 साल के आसपास का अधेड़ी एच उम्र का आदमी मेरी तरफ आया। उसने एक लाल रंग का बैग कसकर थाम रखा था और वो पीने वालों की टेबल्स के बीच से रास्ता बना रहा था। जल्दी ही वो मेरे बगल वाली टेबल पर रुका, जहां कुछ लोग ड्रिंकिंग गेम्स खेल रहे थे। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, उसने घबराते हुए कहा, मेरे पास एक आइटम है, क्या आप लोग इसे देखना चाहेंगे? ये एक ब्लू ग्रेड आइटम है जो मैंने आज ही निकाला है। ब्लू ग्रेड। वो लोग फ्रीज हो गए। उस आदमी ने अपने बैग से एक ब्लू और व्हाइट कलर का चीनी मिट्टी का चाय का कप निकाला। उन्होंने बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उसे लिया और एक एक करके उसे चेक किया, यहां तक कि उन्होंने उसे ध्यान से एग्जामिन करने के लिए फ्लैशलाइट भी जलाई। पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो चाय का कप असल में करता क्या है। दाढ़ी वाले आदमी ने इरिटेट होकर अपना हाथ हिलाया। सीधे सीधे बता कि ये करता क्या है और तुझे इसके कितने पैसे चाहिए? उस अधे डच उम्र के आदमी ने अपने होंठ काटे और अपनी 3 उंगलियां उठा दी। इसका फंक्शन अभी क्लियर नहीं है। दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी ड्रिंक थूक दी। 30,000? तेरा दिमाग खराब हो गया है? एक बिना काम के चाय के कप के लिए 30,000, जिसका कोई पर्पस भी नहीं पता। वो आदमी समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उन लोगों ने चिल्लाकर उसकी आवाज दबा दी। मैं अपनी सीट से ये सब कुछ बिल्कुल साफ देख और सुन रहा था। मैंने तुरंत आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की। मेरी नजर उस नॉर्मल से दिखने वाले चाय के कप पर लॉक हो गई। कप ऑफ स्टिलनेस, ग्रेड अनकॉमन। ये ग्रे रेन को होल्ड कर सकता है। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मेरी सांसें अटक गईं। ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। ग्रे रेन किसी भी सुपर ह्यूमन एबिलिटी को मिटा सकती है, पर नॉर्मली इसे स्टोर नहीं किया जा सकता। इस कप के साथ मुझे बस स्टोर की हुई बारिश को स्प्लैश करना है और मैं किसी भी टॉप टियर एबिलिटी यूजर को 1 सेकंड में अपाहिज बना सकता हूं। मुझे ये हर हाल में खरीदना था। ये सोचकर मैंने तुरंत उस अधेड़ उम्र के आदमी को अपने पास बुलाया। वो दौड़ता हुआ आया। बॉस, क्या आप मेरा आइटम देखना चाहते हैं? ये सच में एक ब्लू ग्रेड आइटम है। बगल वाली टेबल से उस दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे तुरंत वार्निंग दी, यंग मैन, बेवकूफ मत बनो।
ये साफ साफ एक ठग लग रहा है। एक असली ब्लू ग्रेड आइटम की कीमत कुछ 10,000 युआन से कहीं ज्यादा होती है। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और उस आदमी को बैठने का इशारा किया। वेटर, 2 और चिकन लेग्स और एक लार्ज बीफ चाउमीन ले, निस चाउमीन ले आओ। ये भाई भूखा है, एक्स्ट्रा मीट डालना। वो अधेड़ उम्र का आदमी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। न सिर्फ इस बॉस ने उसे भगाया नहीं, बल्कि वो उसे खाना भी खिला रहा है। वो मासूम सा दिखने वाला लड़ेज का क्या सच में उसकी किडनी निकालने का प्लान बना रहा है? जब गर्म खाना आया तो वो आदमी पागलों की तरह टूट पड़ा। जब उसने अपना खाना खत्म किया, मैंने कहा, मैं ये चीनी मिट्टी का कप लूंगा। उसका नाम डेविड था, जो पहले एक सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हुआ करता था। उसकी बेटी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, जिसने उसकी सारी सेविंग्स चूस ली थी। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो अपना ये कप बेचने पर मजबूर हो गया था। डील तय होने के बाद मैं डेविड को अपने साथ कैश निकालने के लिए एटीएम ले गया। रास्ते में डेविड उस कप को सीने से लगाए बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। यंग मैन, क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा करते हो? ये सुनकर मेरे कदम धीमे हो गए। अंकल डेविड, मैं जिस चीज पर भरोसा कर रहा हूं वो ये कप नहीं है। वो एक ऐसे बाप की स्पिरिट है जो अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कोई खजाना नहीं है, ये वो इंसानियत की रोशनी है जो अभी भी तुम्हारी आंखों में जल रही है। इतने दिनों से वो सिर्फ लोगों के ताने और ठंडी नजरें ही झेल रहा था। मेरे ये शब्द उसके लिए गर्म धूप की तरह थे। यंग मैन, मैं तुम्हारी ये नेकी कभी नहीं भूलूंगा। मैं कसम खाता हूं, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैंने जल्दी से कैश निकाला। जब वो भारी 30,000 युआन की गड्डी डेविड के हाथों में गई तो वो फाइनली टूट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो मेरे सामने अपने घुटनों पर गिरने ही वाला था कि मैंने उसे पकड़ डीडीएच कर उठा लिया। नंबर एक्सचेंज करने के बाद वो डीडीएच में गायब हो गया। उसे जाते हुए देखकर मुझे अपने क्रिम्सन थ्रोने की याद आई। उसे भारी मात्रा में कब्बाडेच चाहिए था ताकि वो मुझे मजबूत करने के लिए सोर्स ब्लड बना सके। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो स्पेसिफिकली उन बेकार आइटम्स को खरीदे जिन्हें बाकी दुनिया कचरा समझती है, और वो बायर मुझे धोखा नहीं दे सकता था, कम से कम अब भी तो नहीं। डेविड मेरे बहुत काम आने वाला था। मैंने अपना फोन निकालकर टाइम चेक किया। 7:40 पीएम। ग्रे बारिश होने में अभी 4 घंटे से ज्यादा टाइम था। अब ऑफरिंग शुरू करने का टाइम आ गया था। पर अचानक मेरे सामने वाले प्लाजा में एक बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया। चांद को क्या हो रहा है? वो साफ और ब्राइट चांद एक खूनी लाल परत से ढकता जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स में पूरा चांद पूरी तरह से ब्लड रेड हो गया। मेरा दिल जोर से धड़का। जो भी गेम्स खेलता है उसे पता है कि ब्लड मून का मतलब क्या होता है। बुरे शगुन, श्राप और तबाही। ये आखिर हो क्या रहा है? भीड़ में पैनिक और खौफ फैल गया। हर एक चेहरा उस डरावनी खूनी लाल रोशनी में नहा गया था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और फोरम ओपन किया। ये ब्लड मून की स्पेकुलेशन से बार की तरह भर चुका था। हम सब मारे जाएंगे। मुझे लग रहा है आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बोल्ड प्रेडिक्शन। ब्लड मून के दौरान अच्छे आइटम्स मिलने के चांसेस डबल हो जाते हैं। गैम्बलर्स। चार्ज। तो आखिर ये ब्लड मून करता क्या है? मैंने पास के एक ऑल्टर को देखा। वो एक जंग खाए हुए वेंडिंग मशीन जैसा लग रहा था, जो अब उस लाल रोशनी में बहुत ही खौफनाक लग रहा था। मैंने आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट की। ऑल्टर नंबर 20247 कनेक्टेड कूनर्डिनेट द मैकेनिकल वेस्टलैंड। एक वेंडिंग मशीन स्पिरिट जो वेस्टलैंड में भटक रही है। ये हर तरह की करेंसी कलेक्ट करती है। ब्लड मून इफेक्ट। 10 ऑफरिंग्स रिमेनिंग। एक जुआरी आगे बढ़ा और उसने अपना आखिरी सिक्का ऑल्टर में डाल दिया। वो सिक्का तुरंत गायब हो गया और रिमेनिंग ऑफरिंग काउंट एक कम हो गया। पर यहां सबसे अजीब बात थी, रिवॉर्ड आइटम से कोई रोशनी नहीं निकली और वो एक ब्लड मिस्ट की लेयर में लिपटा हुआ था। कोई कितना भी पास स्टैंडिंग हो, कोई नहीं देख सकता था कि अंदर क्या है। ब्लड मून के अंदर मेरी पल्स रेस करने लगी। अल्टर्स का अब लिमिटेड ऑफरिंग काउंट हो गया था और ऑफरिंग प्रोसेस अब रिवॉर्ड लाइट शो नहीं करता था। सिर्फ ऑफर करने वाले को पता होता है कि उसे क्या मिला। ये तो मेरे लिए जन्नत थी। अगर मैं पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट के बीचों बीच 3 रेड लाइट्स भी निकाल लूं तो भी सबको यही लगेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे जल्दी से ऑल्टर्स खोजने थे। मैंने जल्दी से 2 ऑफरिंग्स कंप्लीट की, पर रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग थे। एक ने मुझे सिर्फ एक ब्लू ग्रेड लॉन्ग सोर्ड दी। ये स्टील को मक्खन की तरह काट सकती थी और वर्चुअली अनब्रेकेबल थी। पर मैं वो इंसान हूं जिसके पास पहले से एक मिथिक ग्रेड डैगर है। ये तलवार मेरे क्रिम्सन थ्रोन के लिए सिर्फ एक स्नैक थी। दूसरे अल्टर ने मुझे एक पर्पल ग्रेड पॉलरन दिया, बीस्ट राथ पॉलरन्स। इसे इक्विप करने पर ये एक एक्टिव स्किल देता है जो थोड़े टाइम के लिए बरसर्कर पावर अनलीश करता है और उसके बाद एक लंबा वीकनेस पीरियड आता है। लगता है सोर्स ब्लड में कन्वर्ट होना ही इसकी किस्मत है। मैं सोच रहा था कि एपिक ग्रेड का सोर्स ब्लड टेस्ट में कैसा होगा। फाइनली एक स्ट्रीट के कॉर्नर पर मुझे एक और ऑल्टर दिखा। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट हुई। ऑल्टर नंबर 1050 कनेक्टेड कोऑर्डिनेट द लॉस्ट सी ऑफ स्टार्स। एक एंशिएंट स्टार गेजर जो कोस्मोस के किनारे पर भटक गया है। जिस रोशनी का पीछा उसने अपनी पूरी जिंदगी किया वो अब बुझ चुकी है। वो बस एक बार और उम्मीद की रोशनी देखना चाहता है। रिमेनिंग ऑफरिंग्स 7। डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले मैच ऑफ होप का ख्याल आया। पर आज की माचिसें तो मैं पहले ही क्रिम्सन थ्रोन को ऑफर कर चुका हूं और नॉर्मल लाइटर या माचिस में उम्मीद का कोई मीनिंग नहीं होता। मैंने अपनी सारी पॉकेट्स चेक की और मुझे सिर्फ वो एटीएम की रिसीट मिली जो मैंने अभी निकाली थी। डेविड के लिए ये कागज का टुकड़ा उसकी बेटी के जीने का चांस था।
उम्मीद का चांस। ये एक यंग लड़ेजके का किसी अजनबी की तरफ बराया हुआ हाथ भी था। क्या ये इंसानी नेकी की एटर्नल लाइट नहीं है? एक ट्राई करने के लिए मैंने वो स्लिप ऑल्टर के सेंटर में रख दी। एक बहुत ही सुकून भरी आह मेरे कानों में गूंजी। फिर ऑल्टर पर एक बहुत ही नॉर्मल सा दिखने वाला 5 पॉइंटेड स्टार अपीयर हुआ। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट हुई। स्टार ऑफ होप, ग्रेड लेजेंडरी, 1 टाइम कंज्यूमेबल। होल्डर के मरते ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। होल्डर के मांस और आत्मा को रिस्टोर करता है और उन्हें फुल स्टेट में वापस जिंदा कर देता है। मेरी आंखें फटी रह गई। होली क्रैप, एक रिवाइव टोकन। ये एक ट्रू लास्ट रिसोर्ट लाइफ सेवर है। ये लॉजिक की लिमिट से बहुत बाहर है। मैंने जल्दी से स्टार ऑफ होप को डायमेंशनल स्पेस में स्टोर किया और घर वापस जाने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में मैंने फोरम स्क्रॉल किया और मुझे कुछ गड़बड़ लगी। हमारे पास का एक पॉपुलर ऑल्टर लगातार ऑफरिंग्स के बाद चकनाचूर हो गया था। पोस्ट में एक ब्लरी फोटो थी। जो पहले एक पूरी तरह से इंटैक्ट ऑल्टर था, वो अब जमीन पर सिर्फ टूटे हुए पत्थरों का ढेर था। कमेंट सेक्शन फट चुका था। होली क्रैप, ऑल्टर्स टूट भी सकते हैं। किसी ने यहाँ कैलकुलेशन की है। ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफरिंग्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी। पुराने गए, नए आएंगे। सबको तो डीएच दो, शायद और बेहतर वाले आ जाएं। दोनों साइड्स एक दूसरे से बहस कर रही थी और गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंट थी। ऐसा लग रहा था कि हायर अप्स भी इस सडन चेंज से पूरी तरह शॉक में थे। ये साबित करता है कि ब्लड मून कोई मजाक नहीं है। अल्टर्स का टूटना कोई ब्लेसिंग है या कर्स, ये अब भी अननोन था। मुझे अपने नए गियर को रियल सॉलिड पावर में कन्वर्ट करना था। वापस जाते टाइम मैंने कई ऐसे ऑल्टर्स नोटिस किए जिन पर अभी तक कोई ऑफरिंग नहीं हुई थी और वो अभी भी 10 पर थे। आउटस्कर्ट्स में सच में बहुत कम लोग थे। जैसे ही मैं स्लॉटर हाउस वापस पहुंचा, मैंने सबसे पहले ब्लू ग्रेड लॉन्ग सोर्ड को क्रिम्सन थ्रोन पर ऑफर कर दिया। अनकॉमन सोर्स ब्लड गटकने के बाद मैंने अपना एपिक ग्रेड का बीस्ट रैथ पाल्ड्रंस बाहर निकाला। उसे रखते ही क्रिम्सन थ्रोने सच में कांपने लगा और एक पर्पल कलर की सोर्स ब्लड की बोतल अपीयर हुई। सोर्स ब्लड, ग्रेड एपिक, एक बार अब्सॉर्ब करने पर ओवरऑल विटैलिटी को ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है। मैंने अपना सिर पीछे किया और उसे एक ही सांस में गटक लिया। एपिक ग्रेड का सोर्स ब्लड किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट से कम नहीं था। एक बहुत ही खौफनाक एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर डेटोनेट हुई और मेरे मसल्स एक भयानक इंटेंसिटी के साथ सर्ज और रिफॉर्म होने लगे। तो एपिक ग्रेड सोर्स ब्लड फील करने में ऐसा होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी के अभी अपने एक मुक्के से बेसमेंट की दीवार को चीर सकता हूं। मैंने अपना फोन चेक किया। 11:59 PM मैंने एक लाइव स्ट्रीम खोली, ये देखने के लिए कि मिडनाइट के बाद क्या चेंज होता है। लाइव स्ट्रीम में एक आदमी एक फूड थीम्ड ऑल्टर के सामने स्टैंडिंग था जो अलग अलग मटेरियल से बना था। मैंने सोचा था कि ये फूड ऑल्टर मुझे कुछ क्रेफिश या ऐसा ही कुछ देगा, पर ब्लड मून आने के बाद इकलौता डिफरेंस ये था कि वो ऑल्टर गायब नहीं हुआ। उस आदमी ने अपना ऑफरिंग निकाला, सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल रेडी, पर तभी वो ऑल्टर बहुत वायलेंटली शेक करने लगा। उसके अंदर से एक बहुत विशाल टेंटिकल वाला मॉन्स्टर रेंगता हुआ बाहर आया। एक बहुत विशाल खूनी मुंह पूरी स्क्रीन पर छा गया और फिर लाइव स्ट्रीम ब्लैक हो गई। खौफ पैदा करने वाली चबाने की आवाजें ऑडियो से बाहर आ रही थीं। लाइव चैट एक्सप्लोड हो गई। ये अभी क्या हुआ? एक जायंट टेंटिकल मॉन्स्टर ऑल्टर से बाहर आया। बेचारा स्ट्रीमर, उसे कभी उसकी क्रेफिश नहीं मिली, वो खुद उसका खाना बन गया। कुछ प्रॉब्लम है। मेरी बिल्डिंग के बाहर भी एक मॉन्स्टर क्यों है और ये एक से ज्यादा है? अथॉरिटीज कहां हैं? हेल्प भेजो। कुछ ही पलों बाद एक ब्लड रेड अलर्ट हर स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। ड्रैगन नेशन ऑफिशियल इमरजेंसी नोटिस। ब्लड मून के दौरान ऑल्टर्स म्यूटेट हो रहे हैं। सभी सिटीजन्स बाहर ना जाएं, सावधान रहें। पावरफुल सैक्रिफाइसेस डिजास्टर रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बशर्ते आपकी पर्सनल सेफ्टी इंश्योर्ड हो। ये रीड करने के बाद मुझे फाइनली सब समझ आ गया। ब्लड मून एक चाबी है। हर वो ऑल्टर जिसे अगले दिन से पहले 10 ऑफरिंग्स नहीं मिली, इस चाबी से उसका दरवाजा खुल जाता है। पर अंदर से जो बाहर आता है वो कोई उम्मीद या भगवान नहीं है, वो उस ऑल्टर के कोऑर्डिनेट से कनेक्टेड कैलेमिटी है। स्टार ऑफ होप और पॉकेट वॉच ऑफ फेट को फील करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था और ड्रैगन एग हैच होने के बहुत करीब था। ये कैलेमिटीज उसके लिए सिर्फ खाना थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाऊंगा और अभी के अभी हंटिंग शुरू करूंगा। मैं कैलेमिटीज का स्लॉटर करने के लिए बाहर निकला। मुझे जल्दी ही पास में एक ऑल्टर दिखा जिसके बगल में ब्लड रेड क्लोक पहने एक औरत स्टैंडिंग थी। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट हुई। द विच, ग्रेड कॉमन, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। पहले ब्लड मून के मॉन्स्टर सब लो ग्रेड है। मैंने स्माइल किया और चुपके से उसके पीछे पहुंचा। सोल डैगर ने एक सर्द चमक बिखेरी और मैंने सक्सेसफुली पीछे से उसका हार्ट पियर्स कर दिया। एक पेनफुल चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। वो विच काले खून के एक पूल में डिसॉल्व हो गई। उसी पल उसके बगल वाला ऑल्टर चकनाचूर हो गया। उस मलबे के बीच एक छोटी सी ग्लो करती हुई चीज अपीयर हुई। ऑल्टर फ्रेगमेंट। ऑल्टर्स का नॉर्मल ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए यूज होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या करता है, तो मैंने बस उस ऑल्टर फ्रैगमेंट को डायमेंशनल वॉल्ट में टॉस कर दिया और अपना ड्रैगन एग बाहर निकाला। एग ने उस विच के खून की हर एक बूंद को बहुत तेजी से ड्रेन कर लिया। हैचिंग प्रोग्रेस 54% से इंक्रीज होकर 55.8% हो गई। मुर्गियों को मारने से तो ये बहुत बेहतर था। ये ब्लड मून तो लिटरली एक हाई लेवल एक्सपी ग्राइंड था। मैं पूरी रात ग्राइंड करने वाला था। कुछ और खोजने के बाद मैंने अपना सेकंड टारगेट लॉक किया।
जायंट ट्रैश बीस्ट, ग्रेड कॉमन, एक मुक्का और फाइट खत्म। मैंने एक और ऑल्टर फ्रेगमेंट उठाया। मैं जितना ज्यादा मार रहा था उतना ही एक्साइटेड हो रहा था। कमजोरों के लिए ब्लड मून एक डिजास्टर था, पर मेरे लिए एकदम उल्टा। ये कैलेमिटीज और टूटे हुए ऑल्टर्स वंस इन अ लाइफ टाइम रिसोर्सेज थे। तभी मेरी भौहें ऊपर उठी। आगे एक क्रीचर जिसके पूरे शरीर पर बोन्स के स्पाइक्स थे, बहुत एक्साइटमेंट के साथ एक ऑल्टर को चबा रहा था। द बोन डीमन, ग्रेड एलीट, फाइनली कुछ अलग। एलीट ग्रेड का मतलब था ग्रीन ग्रेड रिवॉर्ड्स। मैंने डिसाइड किया कि इसे वन शॉट करूंगा। मैंने उस बोन डीमन पर एक फ्लाइंग किक लॉन्च की, पर वो अचानक पलटा और उसकी पूरी बॉडी पर रेड लाइट फ्लैश हुई। मेरी किक ने उसे सिर्फ 2 या 3 मीटर ही पीछे धकेला। कोई रियल डैमेज नहीं हुआ। तो एलीट कैलेमिटीज के पास सिर्फ बेहतर स्टैट्स ही नहीं होते, उनके पास मैकेनिक्स भी होते हैं। मैंने दोबारा चार्ज किया। उसी वक्त किसी अबैंडन्ड फैक्ट्री के अंदर एक भाई और बहन शिपिंग कंटेनर के पीछे छुपकर कांप रहे थे। वो एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर की वजह से वहां ट्रैप हो चुके थे। क्रिएचर कांपता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। भाई ने एक लोहे की रॉड को कसकर थामा हुआ था, पर अगले ही पल मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होकर बिल्कुल उनके सामने आ गया। बिना एक पल की हिचकिचाहट के युवक ने अपनी बहन को साइड में धक्का दिया और मॉन्स्टर पर झपट गया। मॉन्स्टर ने एक बहुत विशाल बोन्स की ब्लेड उठाई। उसकी बहन खौफ में देखती रह गई जब उसके भाई का शरीर कटकर 2 हिस्सों में बंट गया। कहीं और एक बर्फीले पर्वत पर अनगिनत सोल्जर्स एक मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट बैक कर रहे थे। उनकी गोलियां उस मॉन्स्टर की मोटी स्किन से बस चिंगारियां निकाल रही थीं। प्लेटून लीडर ने चिल्लाते हुए कहा, भले ही हम इसे हरा ना पाएं, हमें फाइट करना होगा। अगर ये चीज पर्वत के नीचे पहुंच गई तो सारे गांव पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। किसी और गोबी वेस्टलैंड में 5 लोगों का एक स्क्वाड पूरी तरह घावों से भरा हुआ था, पर उनके चेहरे एक्साइटमेंट से ग्लो कर रहे थे। उन्होंने अभी अभी एक एलीट कैलेमिटी को डिफीट किया था। स्क्वाड कैप्टन ने 3 ऑल्टर फ्रैगमेंट्स उठाए। हेडक्वार्टर इन चीजों को स्टडी करना चाहता है कि ये क्या करती हैं। उन्होंने हमें इन्हें हाई प्राइस पर खरीदने का भी ऑर्डर दिया है। आज रात हमें और हार्ड पुश करना होगा। उसके बगल में स्टैंडिंग रेड हेयर औरत ने ताना मारा। हमारे जितने स्ट्रॉन्ग स्क्वाड को 5 फ्रैगमेंट्स निकालने में पूरी रात लग गई। गवर्नमेंट के एलिट्स भी हमसे बेहतर नहीं कर सकते। हेडक्वार्टर को ये तो नहीं लगता ना कि ये फ्रैगमेंट्स आसानी से मिल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मैं अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था और बुदबुदा रहा था कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। बोन डीमन को मैंने चकनाचूर कर दिया था, पर उसमें से खून की एक बूंद भी नहीं निकली। ड्रैगन एग की प्रोग्रेस इंक्रीज करने के लिए ये एकदम यूजलेस था। क्या बकवास है। 3 अल्टर फ्रैगमेंट उठाने के बाद मैं वापस रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगर मैं कुछ और हार्ड पुश करूं तो शायद मेरी लिटिल ड्रैगन गर्ल आज रात ही हैच हो जाए। जब तक मैंने इस पूरे एरिया को पूरी तरह क्लियर किया, ड्रैगन एग हैच होने के बिल्कुल करीब था, पर अब इस जोन में एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा था। मैं पूरी रात को अपने दिमाग में रिप्ले कर रहा था। कॉमन कैलेमिटीज मेरे सामने कुचल दिए जाते थे। सिर्फ एलीट्स जिनके पास मैकेनिक्स थे वही कुछ बहुत रेजिस्टेंस दिखा पा रहे थे। एक आयरन जायंट तो सोल डैगर को पूरी तरह इग्नोर कर सकता था। वो सारे स्लैशिंग और पियर्सिंग डैमेज से इम्यून था, पर जब मुझे उसका मैकेनिक समझ आया तो मैंने बस हंसते हुए उसे अपने मुक्कों से स्क्रैप में बदल दिया। वहां एक एलीट नाइटमेयर भी था। उसका मैकेनिक इल्यूजन्स क्रिएट करना था। मैं एक लव होटल के अंदर अपीयर हुआ और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा विवियन और उसका अमीर बॉयफ्रेंड एक बहुत ही हीटेड सीन के बीच में थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं हुआ। मेरे एक स्लैश ने उन दोनों को अंडरवर्ल्ड के लवर्स के रूप में भेज दिया। नाइटमेयर की पावर खत्म हो गई और मैंने उसे एक हाथ से कुचल दिया। तभी मुझे कुछ फील हुआ। मैंने आसमान की तरफ देखा। चांद का लाल रंग बहुत तेजी से फेड हो रहा था। मैंने अपना फोन चेक किया। 4 बजे AM तो ब्लड मून सुबह 4 बजे खत्म होता है। मैंने ड्रैगन एग और सोल डैगर की प्रोग्रेस चेक की। ड्रैगन एग की हैचिंग प्रोग्रेस 82.8% पर थी और सोल डैगर की ग्रोथ 647 पर पहुंच गई थी। अब तक सोल डैगर ने एक मिथिक ग्रेड आइटम वाला स्वैगर नहीं दिखाया था। एक बार इसकी ग्रोथ मैक्स आउट हो जाए तो इसे इवोल्व होना चाहिए। मैंने अपने स्पेस में रखे 31 ऑल्टर फ्रैगमेंट्स काउंट किए और सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। अब घर जाकर सोने का टाइम आ गया था। स्लॉटर हाउस वापस आने पर हमेशा की तरह मैंने माचिस को सोर्स ब्लड के लिए ट्रेड किया और अपने बिस्तर पर गिर गया। पर मुझे एक बहुत ही डीप और अजीब सा सपना आया। मैं एक बहुत विशाल चींटी हूं जो एक टनल में भाग रही है और मेरे ठीक पीछे एक बहुत विशाल फ्लैश ग्राइंडर है। अगर मैं रुका तो मैं अंदर खिंच जाऊंगा। मेरे ठीक आगे ग्राइंडर से निकली हुई कुचली हुई लाशों का एक ढेर है। मेरे पूरे शरीर में एक सर्द लहर फैल गई। तभी एक बहुत ही सर्द और खौफनाक आवाज आई, उन्हें खाने से ही तुम बचोगे। मैं झटके से जाग गया। वो नाइटमेयर बिल्कुल रिडिकुलस था, पर उस सपने में जो भूख थी वो पूरी तरह रियल फील हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर शांत होने के बाद मैंने अपना फोन उठाया। अपनी आदत के हिसाब से मैंने फोरम खोला। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। पूरी स्क्रीन ब्लड रेड पोस्ट से भरी हुई थी। ये कल रात के ब्लड मून इवेंट से भी ज्यादा हॉट था। ब्लड मून की एक रात, अनगिनत मरे और घायल। प्लीज हेल्प करो। मेरा नेबर मर गया। मेरी बीवी पागलों की तरह रो रही है। मैं उसे कैसे चुप कराऊं? मुझे अब एक ऑल्टर को देखने भर से PTSD हो जाता है। एक बार कट गया, अब खौफ लगता है। चीखें, गालियां और डार्क जोक्स हर सेक्शन में सैलाब की तरह भरे हुए थे। पर जिस चीज ने मुझे सच में स्टन किया वो एक ब्राइट रेड पिंट अनाउंसमेंट थी। ड्रैगन नेशन ऑफिशियल नोटिस नंबर 1,
बदलती हुई सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑफिशियल फोरम अब लाइव है। सभी सिटीजन्स को रजिस्टर करना कंपलसरी है। नंबर 2, गवर्नमेंट अब ड्रैगन गार्ड को रिक्रूट कर रही है। जो भी सिटीजन विलिंग और कैपेबल है वो फोरम के कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन के थ्रू अप्लाई कर सकता है। एक रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉन्टैक्ट करेगा। नंबर 3, इफेक्टिव इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑल्टर फ्रैगमेंट्स को अनलिमिटेड क्वांटिटी में खरीदेगी, 20,000 युआन पर पीस। ये सच में एक एक्सप्लोसिव न्यूज थी। मेरी भौहें ऊपर उठी। ड्रैगन गार्ड, इंटरेस्टिंग। वो लोग सिविलियंस की बिखरी हुई पावर को इकट्ठा करके अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। पर फोरम का सबसे हॉट टॉपिक अभी भी ऑल्टर फ्रैगमेंट्स ही था। हर कोई स्पेकुलेट कर रहा था कि ये फ्रैगमेंट्स असल में करते क्या हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत ही सीरियस प्राइस पे कर रही थी और ज्यादातर लोगों के पास इन्हें हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। मैंने अपने डायमेंशनल वॉल्ट में रखे हुए उन 31 फ्रैगमेंट्स के बारे में सोचा। उनकी कीमत अब 6,20,000 युआन थी। मेरी पुरानी लाइफ में 10 साल काम करके भी शायद मैं इतना पैसा नहीं बचा पाता। पर जब तक मुझे ये समझ नहीं आ जाता कि ये फ्रैगमेंट्स असल में क्या करते हैं, मैं उनमें से एक भी नहीं बेचने वाला था। हर कोई स्पेकुलेट कर रहा था कि ये फ्रैगमेंट्स असल में करते क्या हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत ही सीरियस प्राइस पे कर रही थी और ज्यादातर लोगों के पास इन्हें हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। तभी अचानक मेरा फोन बजा। डेविड कॉल कर रहा था। बॉस ईथन, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी की दवाइयों का इंतजाम हो गया है, पर मुझे आपसे एक और चीज के बारे में पूछना था। उसकी एक्साइटेड और ग्रेटफुल टोन सुनकर मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मेरी बीवी और मैंने आज फिर ऑफरिंग की थी। हमें एक वाइट ग्रेड का लाइट बल्ब और एक वाइट ग्रेड की कुल्हाड़ी मिली। हमें पता है कि ये किसी काम के नहीं है, पर हमें पैसों की बहुत जरूरत है। तो मैं पूछना चाहता था कि क्या आप अभी भी इन्हें लेना चाहेंगे? आप जो भी दे सकें मैं रख लूंगा। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी, जैसे उसे पता था कि वो बहुत ज्यादा मांग रहा है। पर मुझे उसकी बातों में कुछ और ही सुनाई दिया। गवर्नमेंट और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को इन कचरा आइटम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ मेरा क्रिम्सन थ्रोन ही इन्हें फीड कर सकता था। मेरे दिमाग में एक बहुत ही बोल्ड प्लान बनने लगा। मैंने डिसाइड किया कि खुद अकेले कचरा बीनने में बहुत टाइम लगेगा, पर अगर मैं एक हिडन बॉस बन जाऊं और एक बहुत बड़ा ट्रैश रिसाइकलिंग नेटवर्क खरीदा कर दूं, तो ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी। बस एक ही सवाल था कि क्या अंकल डेविड मेरे टेस्ट में पास हो पाएंगे। मैंने फोन पर सीधे कहा, मैं उन्हें खरीद लूंगा, हम आज रात मिल सकते हैं। मैंने बॉस वॉकर को कॉल किया और कहा, कल के प्रोसेस किए हुए चिकन्स ले जाओ और मुझे 800 मुर्गियां और भेज दो। बॉस वॉकर खुशी खुशी मान गया। जल्द ही मुर्गियों से भरा एक ट्रक आ गया। मैं उन मुर्गियों के लिए उनका सबसे बुरा सपना बन गया। मैंने एक के बाद एक मुर्गियों के ढेर काट डाले। दोपहर के 4:30 बजे मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा। ड्रैगन एग की प्रोग्रेस 85% हिट कर चुकी थी और सोल डैगर की ग्रोथ 720 पॉइंट्स पर थी। फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा था। शाम 5:30 बजे मैं उस पुराने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में पहुंचा और डेविड को कॉल किया। वो मुझे अपने अपार्टमेंट में ले गया। बिल्डिंग बहुत ही सीलन भरी और डिम थी, पर अंदर से एकदम साफ थी। दीवार पर कई बच्चों वाली ड्राइंग्स पिन की हुई थी, जो साफ बता रही थी कि ये उसकी बेटी ने बनाई है। मेरा दिल थोड़ा बैठ गया। ये नजारा मेरे अंदर कुछ छू गया था। अंकल डेविड, क्या अब भी घर पर सिर्फ आप अकेले हैं? मैंने पूछा। डेविड की आंखें बुझ सी गईं। मेरी बीवी और बेटी अभी भी हॉस्पिटल में हैं। हम ज्यादातर वहीं उनके साथ रहते हैं। मैं बस आज वो आइटम्स बेचकर कुछ पैसे लेने के लिए वापस आया हूँ। उसने दोनों ऑब्जेक्ट्स बाहर निकाले। मैंने चुपचाप आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट की। एक ग्लो करता हुआ लाइट बल्ब और एक जंग खाई हुई लोहे की कुल्हाड़ी, दोनों कॉमन ग्रेड व्हाइट आइटम्स। क्रिम्सन थ्रोन को फीड करने के अलावा ये पूरी तरह से वर्थलेस थे। डेविड के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद थी। उसने बहुत संभलते हुए पूछा, क्या दोनों के लिए 500 युआन ठीक रहेंगे? ये प्राइस बोलते ही डेविड एकदम टेंशन में आ गया। उसे डर था कि कहीं मैं इसे बहुत महंगा समझकर मना ना कर दूं। ये प्राइस सुनकर मुझे अंदर से एक हल्का सा झटका लगा। एक वाइट ग्रेड आइटम के लिए 500, ये तो लिटरली एक चोरी थी। ये प्राइस तो मार्केट में तुरंत स्नैप कर लिया जाएगा। पर मैंने तुरंत हाँ नहीं की। इसके बजाय मैंने पूछा, क्या आप बहुत से लोगों को जानते हैं? डेविड ने एक कड़वी स्माइल दी। मेरे पुराने दोस्त अब मुझसे दूर भागते हैं। आजकल मैं जिन लोगों से मिलता हूं वो सिर्फ दूसरे पेशेंट्स की फैमिलीज हैं। मुझे एक ओपनिंग मिल गई। मैंने एक ऑल्टर फ्रैगमेंट बाहर निकाला और उससे पूछा कि क्या वो इसे पहचानता है। डेविड की पुतलियां फैल गईं। मैंने इसे फोरम पर देखा था। अगर आप ब्लड मून के दौरान किसी मॉन्स्टर को मारते हैं तो ऑल्टर से ये ड्रॉप होता है। गवर्नमेंट इन्हें पब्लिकली 20,000 युआन में खरीद रही है। डेविड ने एक गहरी सांस ली, खुद को कंपोज करने की कोशिश करते हुए। बॉस ईथन, क्या आप मुझसे इसे बेचने के लिए कह रहे हैं? मुझे उसकी आंखों में एक एडमिरेशन दिखा। मैंने डेविड के कंधे पर हाथ रखा और सीधे सीधे डील सामने रख दी। मैं आपको ये ऑल्टर फ्रैगमेंट दे रहा हूं, आप इसे बेचेंगे। मुझे सिर्फ 20,000 चाहिए। इसके ऊपर का सारा मार्कअप आपका होगा। डेविड का सिर झटके से ऊपर उठा। उसे लगा उसने गलत सुना है, पर उसका एक्सप्रेशन बहुत जल्दी खुशी से कंफ्यूजन में बदल गया। जो पैसा आप कमाएंगे वो आपको मुझे डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उन पेशेंट्स की फैमिलीज के पास जाएं और मेरे लिए ऐसे ही और आइटम्स खरीदें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें क्या प्राइस देते हैं। मैं आपको हर आइटम के लिए 500 युआन पे करूंगा। दोनों के लिए 500 नहीं, हर एक के लिए 500 युआन। ये सुनकर डेविड की पुतलियां सिकुड़ डज गईं।
उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट होने के नाते उसका इंस्टिंक्ट उसे तुरंत प्रॉफिट कैलकुलेट करने दे रहा था। ये तो कचरे के लिए लिटरली एक मनी प्रिंटर था। जब तक वो हर आइटम के लिए 500 से कम पे करता है उसे स्टेडी प्रॉफिट होगा। पर जल्दी ही उसे कुछ गड्डी बदेज महसूस हुई। इस दुनिया में फ्री लंच जैसा कुछ नहीं होता। आखिर ये यंग लड्डेज का चाहता क्या है? डेविड की आवाज थोड़ी भारी हो गई। ऐसा करने के पीछे जरूर आपका कोई रीजन होगा। मैंने कहा, स्मार्ट लोगों के साथ डील करने से बहुत टाइम बचता है। अंकल डेविड, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। मेरी कंडीशंस बहुत सिंपल हैं। पहला, आप चाहे किसी भी प्राइस पर फ्रैगमेंट्स बेचें या आइटम्स खरीदें, मेरा नाम कभी मेंशन नहीं होना चाहिए। शुरू से लेकर एंड तक मैं एग्जिस्ट नहीं करता। आप अपना खुद का ट्रेडिंग सर्कल बना रहे हैं। क्या आप समझे मेरी बात? डेविड का दिल बैठ गया। ये हाईएस्ट लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी थी। बॉस ईथन पूरी तरह से हिडन रहना चाहता है। दूसरे शब्दों में, बॉस ईथन के पास जो सीक्रेट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि किसी की भी जान जा सकती है। और डेविड वो फ्रंट मैन था जिसे आगे किया जा रहा था। या यूं कहो कि एक फायरवॉल। हाई रिवॉर्ड्स के साथ हाई रिस्क भी आते हैं। मैंने डेविड की आंखों में देखा। दूसरा, अगर आप कोई फेक या नकली आइटम लेते हैं तो उसके नतीजे पूरी तरह आपके होंगे। इसलिए अंकल डेविड, अपने पार्टनर्स ध्यान से चुनना। मुझे सिर्फ स्टेबिलिटी और एक कांस्टेंट फ्लो चाहिए। बेशक आप इस ऑफर को ठुकरा भी सकते हैं। मैं इन 2 आइटम्स के लिए 1000 युआन पे करूंगा और हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। चॉइस आपकी है। कमरे में सिर्फ डेविड की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। इस यंग लड़के से जो प्रेशर आ रहा था वो ओवरवेलमिंग था। पहला रास्ता चुनना एक टाइट रोप टाइट्रोस पर चलने जैसा था। दूसरा रास्ता चुनना कुछ देर की सेफ्टी थी। पर वो सच में वापस उस होपलेस साइकिल में नहीं जाना चाहता था जहां उसे मेडिकल फीस और कुछ 100 युआन के लिए भीख मांगनी पड़े। सिर्फ उस खाई के ऊपर डांस करके ही उसकी बेटी को एक चांस मिल सकता था और यही उसकी लाइफ पलटने का इकलौता रास्ता था। डेविड ने दांत पीसे और सिर हिलाया। मैं करूंगा बॉस ईथन, आप चिंता मत कीजिए। मैं डेविड भले ही आज बुरे वक्त में हूं, पर अपनी पुरानी फर्म में मैं 100 से ज्यादा लोगों को मैनेज करता था। मैंने हर तरह के क्रुक्स और अजीब लोगों को देखा है। मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है। बस आप मुझे ये चांस दीजिए। मैंने बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ वो दोनों व्हाइट ग्रेड आइटम्स अपनी पॉकेट में रख लिए, पर मैंने डायमेंशनल वॉल्ट यूज नहीं किया। आप कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। मैंने उसे ऑल्टर फ्रैगमेंट थमा दिया। उसे कहा कि जब सब सेट हो जाए तो मुझे कॉन्टेक्ट करे, और वहां से निकल गया। जैसे ही मैं कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला, एक बहुत अजीब सी फीलिंग मेरे ऊपर आ गई। अंधेरे में से कोई मुझे घूर रहा था, एक अनदेखी आंखों का जोड़ा। सोर्स ब्लड ने मेरी बॉडी को बार बार रिफाइन करके मेरे 5 सेंसेस को एक्सट्रीम तक पहुंचा दिया था, और साथ में पॉकेट वॉच ऑफ फेट की मिस्टिकल सेंसिटिविटी। ये कोई झूठा अलार्म नहीं था। मैं एक सुपरमार्केट पर रुका, कुछ सप्लाईज खरीदे और जानबूझकर वो भारी बैग्स उठाकर बाहर वीरान इलाके की तरफ चलने लगा। जब मैं एक बिल्कुल सुनसान जगह पर पहुंचा तो मैं रुक गया और बहुत शांति से बोला, मेरा पीछा करते करते थक गए क्या? छाया में से कई फिगर्स धीरे धीरे बाहर आए। 1 दर्जन से ज्यादा हट्टे कट्टे गूंस जिनके हाथों में ब्लेड्स थे, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अचानक ब्रेक लगने की एक बहुत तेज आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। एक ब्लैक सेडन कार वहां आकर रुकी। सबसे पहले रेड हाई हील्स पहने हुए एक पैर बाहर आया। ये विवियन थी। आज उसने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ था, पर फिर भी वो उसके चेहरे की सूजन को पूरी तरह छुपा नहीं पा रहा था। मैंने कल उसे बहुत जोर से थप्पड़ डैच मारा था। विवियन की आवाज से जहर टपक रहा था। मुझे पक्का यकीन है तूने ये सोचा भी नहीं होगा। हम इतनी जल्दी फिर से मिल गए। कल पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर तो तू बहुत उड़ीच रहा था, है ना? मैं बहुत बोर दिख रहा था। आई ऑफ ट्रूथ ने बहुत कैजुअली उन सबको स्कैन किया। मेरे सामने खड़े हर एक आदमी का हर एक आइटम क्रिस्टल क्लियर हो गया। सब के सब वर्थलेस ट्रैश, व्हाइट ग्रेड के कबाड़े का एक ढेर, और इन्हें लगता है ये मुझसे पंगा ले सकते हैं। उनमें से जो सबसे स्ट्रांग था वो आगे खड़ा स्कार वाला आदमी था, जिसने ग्रीन ग्रेड के स्ट्रेंथ ब्रेसेस पहने हुए थे। चलो, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है। मेरा ये डिसमिसिव लुक देखकर वो स्कार वाला आदमी गुस्से से दहा। उसका ब्लेड ग्रीन लाइट के साथ मेरी तरफ नीचे आया। मुझे बिना डरे वहां खड्डा देखकर उसका घमंड और बढ़ गया। इस इडियट को सच में लगता है कि ये मेरा ब्लेड सीधा रोक लेगा। इस बार से किसी इंसान को तो छोड़ दो, एक सैंड भी बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता। पर अगले ही सेकंड उसके चेहरे की वो खूंखार स्माइल सॉलिड फ्रीज हो गई। मैंने अपनी पलक भी नहीं झपकाई। मैंने बहुत कैजुअली अपनी 2 उंगलियों से उस तेज ब्लेड को वहीं जकड़ लिया। पूरा सीन एकदम सन्नाटे में डूब गया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, वो स्कार वाला आदमी एक किकबॉल की तरह पीछे की तरफ उड़ रहा। उसका रिब केज चकनाचूर हो गया। उसकी वहीं पर मौत हो गई। वो 1 दर्जन गूंस जो 1 सेकंड पहले इतने वायलेंट थे, सब अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। मेरे सबसे करीब खड़े एक ब्लॉन्ड पंक ने सबसे पहले रिएक्ट किया। खौफ के मारे वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, पर एक बहुत ही शांत आवाज ने उसके कानों में फुसफुसाया। रनिंग हवा में आफ्टर इमेज छोड़ाते हुए मैं उसके सामने पहुंच गया। उस ब्लंड पंक की बॉडी एकदम रिडिड हो गई। उसने एकदम मैकेनिकली अपना सिर नीचे किया। उसके सीने में अचानक से एक बहुत बड़ा खूनी छेद हो गया था। मेरे हाथ में पकड़े सोल डैगर के आसपास ब्लैक मिस्ट घूम रही थी। उसकी ग्रोथ प्रोग्रेस जंप होकर 721 पर पहुंच गई। बाकी बचे हुए आदमियों ने यह देखा और खौफ के मारे वहां से भागने लगे। उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी भाप बनकर हवा हो गई थी। ये कोई फाइट नहीं थी, ये एक स्लॉटर था।
मैं वो मौत का फरिश्ता था जो चांदनी रात के बीच से गुजरते हुए उन्हें ऐसे काट रहा था जैसे कोई गेहूं की फसल काटता है। आखिरी बचा हुआ आदमी जमीन पर गिर गया। उसने खौफ के मारे अपनी पैंट गीली कर दी और अपनी जान की भीख मांगने लगा। मैंने बहुत ही कोल्ड तरीके से उसे उस ऑर्गेनाइजेशन कोलमारिशन के हाइडआउट की लोकेशन पूछी तो विवियन ने ऊपर तक अपना रास्ता बना लिया था और अब उस मुख्य हस्ती मिस स्कारलेट की नजरों में उसकी बहुत वैल्यू थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत था कि उन्होंने इतनी जल्दी मुझे ट्रैक कर लिया था। उस आदमी ने सब कुछ उगल दिया। मैंने सोल डैगर से उसका भी काम तमाम कर दिया। मुझे कोई गवाह नहीं बचाना था। अब वहां सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था, विवियन। वो पूरे टाइम वहां फ्रीज होकर स्थिर रही, अपनी आंखों के सामने उन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को गाजर मूली की तरह कटते हुए देख रही थी, जिन्हें वो बहुत ज्यादा पावरफुल समझती थी। उसका दिमाग पूरी तरह से शट डाउन हो चुका था। उसके सामने जो भी हो रहा था वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। ये ईथन था, वही युवक जिसे उसने लात मार कर निकाल दिया था, वो पैथेटिक लूजर जिसे जिंदगी भर जमीन पर रेंगना था और जिसके कभी ऊपर उठने का कोई चांस नहीं था। मैं धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए उसकी तरफ गया। फाइनली होश में आई और उसने एक बहुत ही चुभने वाली डिस्टोर्टेड चीख मारी। वो चारों पैरों पर पीछे की तरफ ऐसे रेंगने लगी जैसे कोई गंदा कीट अपनी पूरी स्पीड में दूर भागने की कोशिश कर रहा हो। ईथन प्लीज, मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। हम कभी कितने करीब हुआ करते थे। प्लीज उन पुराने दिनों की खातिर मुझे बस एक बार माफ कर दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं वो सब करूंगी जो तुम कहोगे। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, आइटम्स दूंगी, मैं रोज ग्रीन लाइट निकाल सकती हूँ, मैं वापस तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। तुम जो कहोगे मैं सब सुनूंगी। मैं तुम्हारा वाला लूंगी, आगे से पीछे से। वो बिना सोचे समझे कुछ भी बककर मिन्नतें कर रही थी। वो पूरी तरह से एक कचरा बन चुकी थी। मैं ठीक विवियन के सामने जाकर रुक गया। मेरी आंखें एकदम बर्फ की तरह सर्द थीं। विवियन, क्या तुम्हें याद है कल पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर तुमने मेरे साथ क्या किया था? विवियन का शरीर झटके से कांप उठा। ऑफ कोर्स उसे याद था। मैंने अपना पैर आगे रखा और उसे पास आने का इशारा किया। विवियन बुरी तरह कांपी। ये बहुत ह्यूमिलेटिंग था, पर मरने के सामने ये कुछ भी नहीं था। और जैसे ही वो खिसक कर कुछ और करीब आई, बोन्स के टूटने की दो बहुत तेज आवाजें रात की हवा में गूंजी। मैंने उसके दोनों हाथों पर पैर रखकर उन्हें एक झटके में ब्रेक कर दिया था। फिर मैंने उसकी आंखों में घूर कर देखा। तू रेडी होगी सब करने के लिए, पर तू मुझे बहुत गंदी लगती है। मेरा सोल डैगर आगे की तरफ लपका। तभी मुझे एक बहुत बुरी फीलिंग आई। ब्लड मिस्ट का एक धमाका हुआ और विवियन की बॉडी वहां से एकदम गायब हो गई। एक और ब्लड एस्केप। ये दूसरी बार था। जैसे ही मैं उसे फाइनल ब्लो मतलब देने वाला था, मारने वाला था, वो एक बार फिर मेरे बिल्कुल सामने से बचकर भाग निकली। मेरे सीने में गुस्सा उबलने लगा। मुझे उस आखिरी बचे हुए आदमी के शब्द याद आए जो उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए बताए थे। ऑर्गेनाइजेशन में एक मिस स्कारलेट है जो हाल ही में घायल हुई है और वो विवियन की बहुत वैल्यू करती है। उन दोनों की ब्लड एस्केप टेक्निक एकदम सेम थी। तो ये बात है। उस रात वाली वो लंबी औरत मिस स्केलेट थी जो ब्लैक शैडो की एक हाई रैंकिंग फिगर है। ये अजीबोगरीब भागने वाली एबिलिटी पक्का उसी ने विवियन को पास की होगी। ब्लैक शैडो, ये अंडरग्राउंड फोर्स अंधेरे में बहुत चुपचाप फैल रही थी। इससे पहले कि ये लोग बहुत विशाल जायंट्स बन जाएं, मुझे इन सबको कुचलना होगा। सबसे पहले मैं आज की 3 ऑफरिंग्स यूज करूंगा और फिर इनके इस सो कॉल्ड हाइड आउट पर पर्सनली विजिट करूंगा। मैंने वो लूट कलेक्ट करना शुरू किया। जैसे ही मेरी उंगलियां उन आइटम्स को छूने वाली थीं, मुझे किसी के घूरने का एक बहुत ही जानलेवा एहसास हुआ जो सीधे मुझसे आकर टकराया। ये पहले वाले उस क्लमजी ट्रैकर जैसा बिल्कुल नहीं था। ये जो कोई भी था वो बहुत ही शांत और इनक्रेडिबली स्टेल्थी था। एक टॉप टियर एक्सपर्ट। मैंने मन ही मन गाली दी और मेरे अंदर किलिंग इंटेंट सर्ज होने लगा। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट वीक इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सबसे इंपॉर्टेंट हाइप करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।